ना। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। एंड चलिए, तो गुड मॉर्निंग सभी को। एंड उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो आज तंत्र मंत्र की विद्याएं सीखेंगे और आज के वीडियो में जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो क्यों जो है आपका पेट खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो आज आपको पता चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये नर्वस सिस्टम देख के लग रहा हो सर आज तो हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, आप पेट के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारा ब्रेन और जो हमारा गट है ये आपस में लिंक्ड होता है। और आज मैं तुम्हें रिलैक्स करने की टेक्निक बताऊंगा कि कैसे इंस्टेंट रिलैक्स कर सकते हो, कैसे फ्रॉम फ्लाइट और फाइट मोड से रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जा सकते हो, कैसे अपनी बॉडी को रिलैक्स, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर कर सकते हो। लेकिन हम तो सर ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले। अरे बताया ना तुमको कि हमारा जो ब्रेन है और जो गट है वो लिंक्ड है। ठीक है, ऑलराइट। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के आधार पर संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन रेडियल सिमेट्री एनी प्लेन passing through the central axis divides the organism into two equal halves as seen in Coelenterata. रेडियल सिमेट्री किसमें दिख रही थी? रेडियल सिमेट्री दिख रही थी सीलेंट्रेटा या निडेरिया जिसको बोलते हैं, टीनोफोरा में और अडल्ट एचाइनोडर्मेटा में या फिर एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अडल्ट एकाइनोडर्मेटा में। तो पहला तो सही है। टिपिकली पोरिफेरा टिपिकली एग्जिबिट एसिमेट्री मीनिंग दे लैक अ डिफाइंड बॉडी सिमेट्री। यस, कहीं से भी किसी भी प्लेन के अलॉन्ग आपको बॉडी सिमेट्री नहीं दिखेगी, तो सही है आपका। ठीक है, bilateral symmetry divides an organism into identical left and right halves and is characteristic of phyla like Platyhelminthes, Arthropoda। बिल्कुल, ये रेडियल दिखाते हैं सीलेंटेटा, टिग्नोफोरा, एकाइनोडर्मेटा। पॉरिफेरा कुछ नहीं दिखाता, कोई सिमेट्री नहीं। बाकी जितने सब हैं सब के सब बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, यानी कि तीनों ही यहाँ पर कथन सही हैं। ठीक, रिगार्डिंग जर्म लेयर्स एंड सीलोम कंसिडर दी स्टेटमेंट्स। तो जनन स्तर और प्रगुहा के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। तो एनिमल्स विद ओनली टू जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, आर कॉल्ड एज डाइप्लोब्लास्टिक सच एज टीनोफोरा। तो हमने पढ़ा था कि डाइप्लोब्लास्टिक में दो लेयर होती हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पर मेंशन्ड है, और किसके पास होती हैं? पोकोसिटी, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। बाकी सब टाइप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि जहाँ पे एक्टो यानी बाहर, अंदर यानी एंडो के बीच में एक मीजोडर्म भी होती है, बीच वाली लेयर भी होती है। तो एंडो, मीजो, एक्टो, ये अंदर से बाहर की ओर का ऑर्डर होता है। और अगर डाइप्लोब्लास्टिक है यानी कि ट्राइप्लो नहीं है, तो इसमें बीच में मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया आ जाता है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। Platyhelminthes are triploblastic organisms that lack a body cavity, making them acoelomates. Yes, याद करो, पी सी स्क्वायर पी ए क्यूब एम ई सी। सीलॉम, सीलॉम की बात कर रहे थे तो ये एस्टेलमेंथिस था या निमाटोडा के नाम से जिसको जानते थे। सिलेंड्रिकल बॉडी थी, राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म सब यहीं पे आते हैं।
ये स्यूडोसिलोमेट था, इसके ऊपर सारे असिलोमेट यानी कि लैक ऑफ सीलोम, प्रॉपर सीलोम, और इसके नीचे सीलोमेट से सारे। तो यानी कि प्लाटिहेल्मिन्थेस इसके ऊपर आ रहा है, फ्लैट वर्म्स इसके ऊपर आ रहे हैं। फ्लैट वर्म्स में कौन था? अपना प्लेनेरिया था, नाम में ये प्लेन है पूरा, जो कि फ्री लिविंग था, आंखें थी ना उसके पास। लिवर फ्लूक जो कि कैसा था? पैरासिटिक नेचर का था। और टेप वर्म भी तो टेप कैसा होता है? चपटा होता है, प्लेट की तरह फ्लैट होता है, तो दूसरा भी सही है। निमैटोड्स एस्चेल्मिन्थिस पोजेस अ ट्रू सीलोम, यूसिलोमेट, यानी यू मतलब ट्रू और सिलोमेट का मतलब कैविटी, लाइंड विद मेसोडर्मल टिश्यू। नो, तभी तो स्यूडोसिलोमेट था, क्योंकि मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं थी। याद करो जब इस तरीके से बनाए थे, ठीक है, तो यहाँ मेसोडर्म की लाइनिंग बनाए थे, एलिमेंट्री कैनाल की यहाँ मेसोडर्म की लाइनिंग बनाए थे, और यहाँ पे कैविटी। लेकिन असिलोमेट में क्या था कि पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कैविटी, और यहाँ पर दोनों साइड में मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है कैविटी में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में स्टेटमेंट्स बताने हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, बिल्कुल सही बात है। इंसेक्टा उसमें सबसे बड़ी क्लास है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जॉइंट अपेंडेजेस यानी जॉइंट लेग होते हैं, ठीक। ट्रू, और इनका बॉडी जो है सेगमेंट में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। किसका बॉडी हेड, फुट और मेंटल में डिवाइडेड था? देयर एक्सोस्केलेटन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नो नो नो, सीलेंट्रेटा में था ऐसा। इनकी जो आउटर स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, वो काइटिन का बना हुआ था, ध्यान रखना है। ये इनका सीलेंट्रेटा का था एक्सोस्केलेटन, जैसे कि हमने देखा था निटेरिया हो गया, सॉरी कोरल्स हो गया हमारे, तो कोरल का एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, ठीक। हेड, फुट और मेंटल में डिवाइडेड था आपका मोलस्का। मोलस्का जो होता है आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। गोलू मोलू टाइप के लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे अपना स्नेल आता है, घेंघा, ठीक है, स्नेल, ये किस में आता है? इसमें। ऑक्टोपस बाबा आते हैं इसमें। ऑक्टोपस को हम किस नाम से जानते हैं? क्यों, ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? कौन सी फिश होती है ऑक्टोपस? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। फाइलम मोलस्का एंड एनालिडा कंसिडर दी स्टेटमेंट्स। एनालिडा एन्यूलर रिंग्स देखने मिलती हैं। एन्यूलर रिंग्स का मतलब हो गया कि बॉडी रिंग्स में से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक। चलो, सेट है भैया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्या इसमें क्लोज्ड होता है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखिए तो सब में ओपन होता है, वो क्लोज होता है एनालिडा में एंड मेनली कॉर्डेट्स में, चोरडेटा, ठीक है, और कुछ मोलस्क में भी होता है। तो मेनली एनालिडा, कॉर्डेटा और कुछ मोलस्क में आपका क्लोज्ड होता है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा हमने देखा तो उसमें भी ओपन होता है, यानी कि सेल्स एंड टिश्यूज आर बाथिंग इन द ब्लड। Mollusca is the second largest phylum and most members possess an open circulatory system with exceptions of octopus and squid. Yes, there are exceptions where we observe the closed circulatory system. ठीक है, डेविल फिश है अपनी ऑक्टोपस बाबा। बोथ फाइला यूटिलाइज किडनी लाइक ऑर्गन्स कॉल्ड नेफ्रीडिया फॉर स्केलेटन। यानी कि आपसे ये बोल रहा है कि दोनों जो संग उत्सर्जन हैं, दोनों संग उत्सर्जन नामक वक्र जैसे अंगों का उपयोग करते हैं। बोथ फाइला यूटिलाइज, बोथ मतलब अच्छा मोलस्का एनालिडा दोनों की बात कर रहा है, तो दोनों में क्या आपको नेफ्रीडिया देखने को मिलेंगे? नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोनों में कैसे हो जाएंगे एक ही तरीके के सेल्स? आप खुद सोचो, दोनों में एक तरीके के सेल्स कैसे हो जाएंगे? एनालिडा में हमने पढ़ा था नेफ्रीडिया, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करिए। Consider the following statement about vertebrate class. Amphibians and most reptiles possess a 3-chambered heart and are cold-blooded. बिल्कुल सही है। एम्फीबियंस को ले लो, रेप्टाइल्स को ले लो, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? ठीक है, एम्फीबियंस जो बेहतर हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, 3-chambered हार्ट होता है। जो फिशेज होती हैं, जो पिसेस से बिलोंग करती हैं, ठीक है, पिसेस क्लास से, इनका जो होता है ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन इनका 2 चैम्बर का हार्ट होता है। Apes and mammals are warm-blooded, yes, and have 4-chambered heart, yes. All mammals are viviparous, meaning they give birth to live without any exception. There are exceptions. Platypus and echidna are the exceptions. So this is wrong दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में और तंत्र मंत्र की विद्याएं समझते हैं आज के इस लेक्चर में। तो आइए,
जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, मैं आपको बता दूं इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड नर्व्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडीज फंक्शंस। इट इंक्लूड्स ये सारे पार्ट्स, यानी तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं और तंत्रिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है जो शरीर के कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप आराम से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं लेक्चर को, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, तो वो किस वजह से, कौन है, वो है आपका नर्वस सिस्टम जो सारी चीज़ें कर रहा है। अब नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है, तो नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो सेंट्रल और दूसरा पेरिफेरल, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय मतलब केंद्र का, परिधीय मतलब साइड का। सिंपल, परिधि का मतलब क्या होता है, साइड में, आसपास। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि आपका ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, रीढ़ की हड्डी, या फिर आई थिंक मेरू रज्जा भी बोलते हैं इसको हिंदी में, मेरू रज्जा, ठीक है। तो मस्तिष्क और मेरू रज्जा ये बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस तरीके से जैसे कि सेंटर है और इसके एक्सिस के अराउंड जो आपको देखने को मिलता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। तो ये सेंट्रल एक्सिस है जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, और इसके आसपास जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं, नसें हैं, नर्व्स इमानेटिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या समझे दोस्तों? देखो, ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, क्या बन गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब क्या है, यहाँ से नर्व्स निकलेंगी, बहुत सारी नर्व्स निकलेंगे, बहुत सारी नर्व्स। ये जो नर्व्स है ना, ये हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधि में है, ठीक, पेरिफेरी में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। In short, also called as CNS, is the body's primary control center responsible for processing information and coordinating bodily functions. It is made up of the brain and the spinal cord. सिग्नल लेना, सेंस रिसीव करना, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उस पर फिर रिस्पॉन्ड करना, ये सारे इसमें मेनली काम होते हैं, ठीक। CNS में अगर हम देखेंगे तो ये सिग्नल को कलेक्ट करता है फ्रॉम सेंस ऑर्गन, जैसे कि ये हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, टच हो गया, टेस्ट हो गया, ऑडिटरी यानी हियरिंग हो गई, स्मेल हो गई, और विजन हो गया। तो इनका यूज़ करके जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, हमारे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी इनपुट है, वो लेता है, ठीक है। देन उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा एंड देन उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मतलब जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, ऐच्छिक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, स्वैच्छिक कार्य जैसे चलना, लिखना, बोलना आदि को नियंत्रित करना। CNS शरीर के स्थिर तापमान को बनाए रखने में, यानी कि थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, स्टेबल बॉडी टेम्परेचर में। CNS स्पेसिफिकली द हाइपोथैलेमस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग द बोथ हंगर एंड थ्रस्ट, यानी कि भूख और प्यास को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट मतलब अनैच्छिक गतिविधियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं उनको वॉलेंट्री बोलते हैं, जो अनैच्छिक होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। जैसे कि हार्ट बीट कर रहा है तो क्या हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहें तब हार्ट को रोक सकते हैं उसका बीटिंग, या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? नहीं, वो अपने आप होगा। डाइजेशन हो गया, अपने आप होगा, तो ये भी इनवॉलेंट्री है। सेंड सिग्नल्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। तो अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए सिग्नल भेजने का काम भी CNS का होता है। क्या ये रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है, बस थोड़ा सा देखना था, थोड़ा सा समझाना था, थोड़ा देखना था, थोड़ा दिखाना था। बाकी तो जो याद करना है वो तो आगे मैं बताऊंगा आपको। अब आते हैं ह्यूमन ब्रेन। यहाँ से याद करने वाली चीज़ शुरू होती है। ये आपको रटना नहीं है कुछ, बस समझना है कि हाँ करता क्या क्या है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब हम आएंगे फंक्शंस ऑफ ब्रेन में मानव मस्तिष्क। तो पहले हम बात अगर करेंगे तो ह्यूमन ब्रेन आपको पता है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, सराउंडेड बाई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्या क्या करता है वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लोड लेने लिए बात नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, देखो ये तुम देख रहे होगे ठीक, ये क्या है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद ऐसा लग रहा है डब्बा टाइप, और डब्बे में रखा हुआ हमारा ब्रेन। तो ऐसा तो होता नहीं हमारा ब्रेन, ये पूरा डब्बा कवर्ड होता है। क्यों? ये डब्बा तो पूरा कवर्ड होता है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, डब्बा पूरा कवर्ड होता है। जी हाँ, ये डब्बा है क्या? ये डब्बा हड्डियों का ढांचा है। ये डब्बा है क्या? ये हड्डियों का बना हुआ है डब्बा। ये डब्बा हड्डियों का बना हुआ है, ठीक है। और ये जो हड्डियां हैं ये क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्रेनियल बोन्स। कौन सी हड्डियां हैं? दिमाग की हड्डियां हैं, क्रेनियल बोन्स हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं हिंदी में,
ठीक है। तो जो बोलते हैं ना कि खोपड़ी फट गई, खोपड़ी फट गई, खोपड़ी फटती नहीं, ये फटती है आपकी क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स टूटती है। ठीक है, तो समझ में आई आपको बात। तो ये जैसे हमारे बाल हैं, तो बाल हमारी जो स्किन है, स्किन में उगे हुए हैं, उस स्किन के नीचे एक खोपड़ी है, यानी हड्डी है ये, यानी स्किन के नीचे क्या है, हड्डी है। ठीक, हड्डी है। ये जो हड्डी है, ये कितनी हड्डियां हैं टोटल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है, 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है। टेम्पोरल का मतलब होता है, टेम्पोरल का मतलब समझ लो कनपटी में, जो कनपटी होती है यानी कान के पास, वो टेम्पोरल है। पैराइटल ये ऊपर वाला हो गया, ऑक्सीपिटल ये पीछे वाला होता है। ठीक है, फ्रंटल, फ्रंट वाला स्फिनॉइड एंड एथमॉइड। ठीक, तो कितनी हो गई, 8 हैं कपाल की हड्डियाँ। कपाल की हड्डियों की बात हो रही है, 8 हैं और 14 चेहरे पे हैं। ठीक, सो टोटल बोन्स स्कल में जो कही जाती हैं वो 22 हैं, जिसमें 8 क्रेनियल हैं कपाल की और 14 हैं फेस में, चेहरे की। ठीक है, वैसे तो जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से मैं आपको बताऊंगा, तो अभी ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, मेन अभी इस पे फोकस करना है, क्योंकि हम कपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रेन की कवरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रेन की कवरिंग सबसे पहले कौन बनाता है, ये कपाल बनाता है, ये हड्डियों का ढांचा बनाता है, जिसमें 8 हड्डियाँ आती हैं, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, एथमॉइड, स्फेनॉइड और फ्रंटल। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि हड्डियाँ और उसके बाद ब्रेन, हड्डियों और ब्रेन के बीच में बहुत पतली सी लेयर आती है, बहुत पतली सी लेयर आती है, और उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। जो बहुत थिन सी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनिंजेस। ये मेनिंजेस भी एक्चुअल में 3 पतली पतली लेयर से बना हुआ है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए ड्यूरा मैटर पहले मिलेगी, देन एरेक्नॉइड मिलेगी, देन पाया मैटर मिलेगा। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है, मान लो कि हमारा एकदम से कोई चोट लगी तो हमारी खोपड़ी फट गई। अब खोपड़ी फटने के बाद डायरेक्टली सीधा ब्रेन में इम्पैक्ट ना आ जाए, तो ये कुशन के तौर पे काम करती है ये लेयर। और अगर ये भी ना काम कर पाई तो बहुत ज़्यादा अगर चोट हुई, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, तो सीधे हमारा ब्रेन इम्पैक्ट होता है। और जब ब्रेन इम्पैक्ट होता है तो बचने के चांस ना के बराबर होते हैं। बचने के चांसेस ना के बराबर इसलिए होते हैं बिकॉज हमारा जो ब्रेन या पूरे नर्वस सिस्टम की मैं बात करूँ तो वो किन सेल्स का बना हुआ होता है, वो जिन सेल्स का बना हुआ होता है उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं कर सकते, न्यूरॉन्स का डिवीजन पावर नहीं होता, न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड। इसीलिए अगर ब्रेन में कोई चोट लगी फिर उससे रिकवरी इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि वो फिर जो इंजरी है, जो लॉस है, वो परमानेंट लॉस होता है। तो DAP आपको याद रखना है, D से ड्यूरा मैटर, A से एरेक्नॉइड और P से पाया मैटर। ये मेनिंजेस के पार्ट्स हैं, मतलब मेनिंजेस कुछ और नहीं है, इन्हीं तीनों को मिला के ही मेनिंजेस बोलते हैं। इसी में रोग हो जाता है जिसके बारे में आखिरी में पढ़ाएंगे, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजेस क्या है, बहुत ही पतली लेयर है जो इन 3 लेयरों से मिलकर बनी हुई है। आउटर है, ये मिडिल है और ये इनर लेयर है। ठीक, किसका काम कर रही हैं, ये कुशन का काम कर रही हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। पेन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन मेनिंजेस। तो पेन रिसेप्टर्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर इसमें हल्का सा कुछ भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेन की बात करें, ठीक है, तो ब्रेन में अगर मान लो कि कुछ, हम मान लो हाइपोथेटिकली अगर हम अज्यूम कर लो कि आपके ब्रेन को खोल के अगर मैंने उसमें सुई चुभई, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके से सेंसरी पेन रिसेप्टर्स हैं ही नहीं। मेनली तो जो है वो मेनिंजेस में आपको देखने को मिलते हैं। खैर, क्या आपको पता है कि आप का जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, पूरा जो ब्रेन है, उसका भार, उसका वेट पता है कितना है? उसका वेट है लगभग 1.5 किलो, 1400 ग्राम मेल्स में, और फीमेल्स में लगभग 1200 ग्राम है। ठीक है, मेल में 1400 से 1500 ग्राम होता है, फीमेल में 1200 से 1300 ग्राम होता है, यानी फीमेल्स में 200 ग्राम कम होता है ब्रेन का वेट। ठीक, अब ये आप मान लो लगभग एक ईंट के बराबर होता है, एक ईंट का वेट लगभग इतना ही होता है, या फिर इससे थोड़ा कम ही होगा, यानी मतलब हमारे ब्रेन का वेट या तो ईंट के बराबर या थोड़ा उससे ज़्यादा ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम अपने दिमाग में, मतलब हमने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर एक ईंट लेके हमेशा चल रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा फील होता है, ऐसा कुछ भार फील होता है कि यार बहुत ज़्यादा ना सिर पे लोड है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ईंट आपने कैरी कर रखी हो आपके दिमाग में, आपके मतलब एकदम जो टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी है? नहीं लगता है। कारण ये है कि जो हमारा ब्रेन है एक्चुअल में ये फ्लोट कर रहा है। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये कवच है, ये फ्लोट कर रहा है। जहाँ फ्लोट कर रहा है
उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें हमारा ब्रेन फ्लोट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका इफेक्टिव वेट कम हो जाता है और इफेक्टिव वेट मात्र 50 ग्राम का हो जाता है। 1.5 किलो से 50 ग्राम में आ जाता है सीधे। इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से फ्लोट कर रहा है तो उसका इफेक्टिव वेट कम लगने लगता है। ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज़ अगर आप पानी में डालोगे अगर फ्लोट करने लगेगी तो उसका इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें बॉयंसी फोर्स भी लग रहा होता है, उत्प्लावन बल भी लग रहा होता है, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। टू सरप्राइज यू मोर, 2% ऑफ आर बॉडी वेट है ये, जो इसका वेट है 2%, हमारी बॉडी का वेट का सिर्फ 2% है। लेकिन ऑक्सीजन कितना चाहिए? 20%। ब्लड पता है कितना चाहिए? ब्लड कौन पंप करता है? हार्ट पंप करता है। इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो जितना कार्डियक आउटपुट होता है, जितना ब्लड पंप किया जाता है बाय आवर हार्ट, उसका 1/6 ऑफ दैट कार्डियक आउटपुट चाहिए हमारे ब्रेन को। यही कारण है कि जब भी अगर कार्डियक अरेस्ट आता है, यानी कि हार्ट अटैक आता है, कुछ भी इस तरीके का होता है, तो सबसे पहले जो हमारा इफेक्ट होता है बॉडी पार्ट, वो ब्रेन ही होता है। एक तो ब्लड वहाँ पहुँचना बंद हो जाएगा, और ब्लड पहुँचना बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन जानी बंद हो जाएगी, बिकॉज जो ब्लड होता है वही ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसीलिए सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट में फेंटनेस आती है और होश चला जाता है। ठीक है, इसमें कार्डियक आउटपुट, क्योंकि 1/6 जो कार्डियक आउटपुट है वो हमारा हार्ट ही देता है, और 2% बॉडी वेट है, लेकिन 20% जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम करता है हमारा कौन? जो ब्रेन है। ठीक है, एंड 20 to 25% ऑफ ग्लूकोज आर ब्रेन डिमांड्स हाफ ऑफ द शुगर एनर्जी। यही कारण है कि क्यों जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं सबसे पहले आपके ब्रेन को ऐसा रिलैक्स सा फील होता है। यही कारण है कि क्यों जब भी आपका ऑक्सीजन से सप्लाई कटेगी, मान लो एकदम से आप सुनते हैं कि कहीं पे एकदम धुआं भर गया और एकदम से लोग क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। बेहोश इसीलिए होते हैं क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ पे कट होती है? आपके ब्रेन पे, क्योंकि उसको 20% ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए आप एकदम फेंट हो जाते हैं। ये कारण होता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। एक तो है आगे का हिस्सा जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, एक है बीच का हिस्सा जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है, मध्य मस्तिष्क, और एक होता है हाइंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम्स दैट्स वाई आर एपेटाइट स्टॉप टेकिंग एनर्जी इज सब। ठीक है, चलो, तो ये 3 पार्ट हो गया ब्रेन के, जिसमें कि अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन आगे का हिस्सा, मिड ब्रेन यानी ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट ही मिड ब्रेन में आता है, और ये पूरा आता है आपका, दिस एंटायर पार्ट इज इन दी हाइंड ब्रेन। ठीक है, पश्च मस्तिष्क में आता है। सबसे पहले आते हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क पे आगे का हिस्सा होता है ये, लार्जेस्ट सेक्शन है ब्रेन का, यानी कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही होता है। ऑल दी वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक थिंकिंग, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, ये सारे काम, स्वैच्छिक गतिविधियाँ इसी के द्वारा करी जाती हैं। ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम की सबसे पहले चर्चा करते हैं। यहाँ पे बना नहीं हुआ है, ठीक है, आई थिंक, रुको 1 सेकेंड, टाइम दोगे क्या? थोड़ा सा एक पिक्चर लगानी थी यहाँ पे, वो उससे ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा थोड़ा सा। ये अभी दिख रहा है? ठीक है, अभी आई थिंक दिख रहा होगा। ओके, तो ये है आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर। एक्चुअल में जो सेरिब्रम है, जो कि हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और सेरिब्रम भी फोर ब्रेन का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, अब ये जो सेरिब्रम है इसको फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
जो सेरिब्रम है इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो लेफ्ट वाला पार्ट और एक राइट वाला पार्ट। और ये जो बीच में इसका डिवीजन होता है, जो बीच में डिवीजन किया जाता है, ये जो डिवीजन करता है उसका नाम है ये कॉर्पस कैलोसम। जो कॉर्पस कैलोसम है ये सेरिब्रम के लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। थैलेमस का हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल ब्रेन में देखोगे बहुत बहुत छोटा सा होता है ये। हाइपोथैलेमस उससे भी छोटा है, ठीक है। ये सब आपके इसी के पार्ट होते हैं। अगर आप देखोगे सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपके इसी के पार्ट होते हैं। पीनियल ग्लैंड है, जो हम आगे जाके देखेंगे, पढ़ेंगे, मटर के दाने, मटर का जितना दाना होता है ना उससे बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा इसका जो साइज़ होता है, ठीक है। मेलाटोनिन वगैरह सेक्रीट करता है जो स्लीप साइकिल मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये ब्रेन स्टेम है ये पूरी। ये फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं। फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। ब्रेन स्टेम पे भी अभी आएंगे, ब्रेन स्टेम क्या चीज़ है, ठीक, डन। सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब डिवाइडेड, और डिवाइडेड किसके द्वारा है? तो कॉर्पस जो कैलोसम है इसको डिवाइड करता है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं। मेडोमिन फॉर्मब्रेन हिंडामिस, द आउटर लेयर ऑफ द सेल विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये मेमोरी एंड लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर किसी की मेमोरी शार्प है, किसी को बहुत देखते ही कुछ तुरंत चीज़ें याद हो जाती हैं, जिसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ को जानने के लिए, तो जो भी मेमोरी से लेके या फिर क्यूरियोसिटी से लेकर जो भी चीज़ें जुड़ी हैं वो सब सेरिब्रल पार्ट ऑफ जो ब्रेन है उसी से ही एसोसिएटेड है। यानी अगर आपके वीक मेमोरी है तो यानी आपका सेरिब्रम इफेक्टेड है। लगता है लेकिन सबको यही है कि हमारी मेमोरी वीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में अगर वो प्रूवन हो कि हाँ वीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ सेरिब्रम किसी का वीक है। नो डाउट होता तो होगा ही थोड़ा बहुत डिफरेंस। यही कारण है कि क्यों कुछ लोग बहुत तेज़ होते हैं, है ना, जो कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तुरंत याद हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम तो नहीं होती होंगी, हर किसी के अंदर सेम लेवल की क्यूरियोसिटी नहीं होती है। तो सेरिब्रम ये आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी एंड लर्निंग के लिए। थैलेमस किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का मतलब ये सेंसेस, आउटर सेंसेशंस को पहचानने में। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, कोई भी तरीके की सेंसेशंस, आउटर सेंसेशंस जो हो रही हैं, वो एक्चुअल में आपका काम करता है थैलेमस। थैलेमस वर्क्स एज अ रिले स्टेशन। इट टेक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड्स इट्स फर्दर टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो बॉडी सेंसेस से इन्फॉर्मेशन लेके थैलेमस के पास जाएगा और थैलेमस जो है इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास भेजेगा। तो टच हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, दी सेंसेस आर प्रोसेस्ड बाय द थैलेमस टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हाइपोथैलेमस पे आते हैं। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। थैलेमस के आपके एकदम नीचे देखने को मिलेगा। ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है, एंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटिंग इनर बॉडी टेम्परेचर। तो जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि शरीर के आंतरिक जो तापमान है उसको रेगुलेट करता है ये। जैसे कि आपको अगर वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, या फिर मेनली वॉमिटिंग तो मेनली आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा में आ जाएगा। मेनली ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ठीक है, थर्स्ट हो गया, थर्स्ट का मतलब प्यास लगी आपको, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। आपको फीवर आ गया, ठीक है, ठीक है, या फिर आपका बहुत अगर मान लो कि एकदम से नहीं फीवर आ जाता तो फिर वो क्या होता है एकदम से फीवर में, तो फीवर के बाद आपका पूरा पसीना सा जो निकलता है, वो सारे जो काम होते हैं वो हाइपोथैलेमस के ही होते हैं, ठीक, क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट? जो हमने अभी तक पढ़ा, फोर ब्रेन के जो 3 पार्ट पढ़े, हाँ जी, ठीक है। वॉमिटिंग बस यहाँ से हटा लेना, वॉमिटिंग आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा में आएगा, ठीक है। तो ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, थर्स्ट हो गया, फीवर हो गया, हंगर हो गया, ये सारे, या फिर जो इनर बॉडी टेम्परेचर हैं वो सब रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। तो थैलेमस क्या है? आउटर बॉडी सेंसेशन। हाइपोथैलेमस क्या है? इनर बॉडी टेम्परेचर। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स विच सेक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट। मिड ब्रेन पे आते हैं, मध्य मस्तिष्क। It is located between the hypothalamus of forebrain and pons of hindbrain. It is involved in several functions such as motor control. ठीक है, मोटर कंट्रोल का मतलब ये होता है जैसे कि हम मूव करते हैं, मान लो अपना हैंड मूव कर रहे हैं, अपना लेग मूव कर रहे हैं, तो वो मोटर कंट्रोल में आता है। पर्टिकुलरली जैसे आई मूवमेंट हो गया, ठीक है, विजन और हियरिंग की जो प्रोसेसिंग है ये सब आपकी मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन में होती है। हाइंड ब्रेन जो सबसे पीछे है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी ब्रेन स्टेम। ये जो आपको दिख रही है, दिस इज़ योर ब्रेन स्टेम, ठीक। ये पूरा यहाँ से लेके ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम में एक तो मिड पार्ट ऑफ ब्रेन आता है और पूरा ये पॉन्स वाला पार्ट आता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये रहा आपका,
समझ में आई चीज़ सर? ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रेन स्टेम वो है जो हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से लिंक कर रहा है, हमारी ब्रेन को यानी हमारे मस्तिष्क को मेरुरज्जा से लिंक करने का काम कर रहा है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में आता है पहले मिड ब्रेन आएगा, देन पॉन्स आएगा ये बड़ा सा, और उसके नीचे आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाइंड ब्रेन का पार्ट ये भी होता है, ये सेरिबेलम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं इसको। लिटिल ब्रेन, छोटा दिमागी बोला जाता है बिकॉज थोड़ा सा ब्रेन की तरह दिखता है ये हमें, ठीक है। जो हमारा ओवरऑल ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसी के तरीके दिखता है, पीछे एसोसिएटेड होता है छोटा मस्तिष्क। तुम लोगों ने वो मूवी देखी जिसमें नाना पाटेकर बोलता है पीछे मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग होता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, और हाइंड ब्रेन अलग चीज़ है। हाइंड ब्रेन मतलब पीछे का, जिसमें कि पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। पॉन्स इज द मिडिल पोर्शन, ये है मिडिल पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट्स फेस एंड आई मूवमेंट्स, फेशियल सेंसेशंस, हियरिंग एंड बैलेंस। सेरिबेलम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंस यहाँ से हटा लो। मेनली सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस के लिए। इट मेंटेन्स बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस, यानी ये जो हमारे शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने में हेल्प करता है, मदद करता है बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस में सेरिबेलम। यही कारण है कि क्यों जब लोग बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो उनका सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है, और सेरिबेलम इफेक्ट होने की वजह से उनका बॉडी पॉस्चर और बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से अगले सुबह वो आपको नाली में पड़े हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एकदम होश ही नहीं रहता है कि कहाँ क्या है और किस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन करना है, बैलेंस में चलना है, ठीक है, क्योंकि उनका सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये आपका जो मेरुरज्जु है उससे जुड़ा हुआ होता है। अगर आप देखोगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये रहा सबसे नीचे है, और ये आपका जुड़ा है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, और जो भी गैस्ट्रिक सेक्रेशंस होते हैं वो सब यही करता है। वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, तो यानी कि जो इनवॉलंटरी एक्शंस है, इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब ये है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉमिटिंग भी जो होती है तो अपने आप मान लो जैसे कि हम जैसे मोशन सिकनेस की बात करें, काफ़ी लोगों को आई थिंक यहाँ पे जो होंगे, कितने लोगों को यहाँ पे मोशन सिकनेस, क्यों मोशन सिकनेस मतलब जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं और आपको एकदम आपको चक्कर से आने लगते हैं और आपको वॉमिटिंग हो जाती है, उसी को बोलते हैं मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस में एक्चुअली होता ये है कि जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा जिन लोगों को होती है कि जब वो विंडो सीट पे बैठते हैं तो उतनी नहीं होती है, जब बीच में बैठते हैं, कहीं ऐसा बैठते हैं विंडो सीट नहीं है तो उनको ज़्यादा होती है, बाइक में नहीं होती है। कारण क्या होता है? तो कारण ये होता है कि आपका जो आँख है वो परसीव करता है कि यार सारी चीज़ें तो स्टैटिक है गाड़ी के अंदर, हमें तो चल ही नहीं रहा हूँ। और जो आपका कान होता है नहीं, ठीक है, जो ईयर होता है, अब ईयर क्या परसीव करता है? ईयर को आवाज़ आती है तो ईयर को लगता है कि चीज़ें मूव कर रही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है, आपके दिमाग का दिमाग ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अंदर की जितनी भी चार चीज़ें हैं वो बाहर निकाल के पटक देता है, ठीक है। तो ये होता है मोशन सिकनेस, ठीक है। तो ये सब वैसे हमारे कंट्रोल में नहीं होता है अगर हम देखें तो, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसके पीछे भी अगेन डीप साइंस है कि क्यों कुछ लोगों को होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को थोड़ी सी होती है, कुछ लोगों को होती ही नहीं है, तो ऐसा क्या कारण होता है? खैर उसके हमें डीप में नहीं जाना बिकॉज वो डायरेक्टली इससे लिंक नहीं है इस टॉपिक से। तो बस ध्यान रखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका वॉमिटिंग, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, जो भी आपके इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपको होता है? आज ही बस में ट्रैवल किया है, मुझे नहीं होती मोशन सिकनेस। अच्छा, कार एंड बस, दिमाग विंडो सीट लेने का बहाना है। अच्छा, और मतलब वही है कि कुछ थोड़ी डीप चीज़ें तो होती हैं, जैसे कि जिन लोगों को होती है उन लोगों को पता होगा कि जैसे पेट्रोल डीजल की अगर महक आ जाए एकदम से तो एकदम भयंकर दिमाग ख़राब हो जाता है। अगर पेट्रोल डीजल, अगर गाड़ी चल रही है तो चलती रहती तो ठीक है, अगर बीच बीच में रुकती है तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है, नहीं होता है ना। पेट्रोल पीने से ठीक हो जाता है, विनय पिलाएंगे तुमको किसी दिन बेटा, इस तरीके तुम्हारी हरकतें हैं। अब डिफेक्ट तो नहीं होता है, अच्छा मम्मी को होती हैं। सर एंग्जाइटी होने पर कौन सा इम्पैक्ट होता है? बताएंगे बताएंगे, अभी रुक जाओ। आधे तो बहानेबाज होते हैं विंडो सीट की वजह से। सब पेट्रोल, अच्छा। वाई कार एंड बस नॉट इन ट्रेन? हाँ ये भी होता है, ट्रेन में नहीं होती हैं। ट्रेन में शायद पता नहीं, वैसे तो अगर देखा जाए तो ट्रेन में भी अगर आप ना देखो अंदर आपको लगे कि हाँ वो है,
ट्रेन में मोशन सिकनेस नहीं होती है। अगेन इसके पीछे भी डीप साइंसेज हैं। टायर की बस सर, जनरेटर का धुआं अच्छा लगता है। कैसे कैसे शौक है भाई, ये किसी को पेट्रोल पीना अच्छा लगता है, किसी को किस जनरेटर का धुआं, कैसे शौक है भाई आप लोगों के ये। हाइंड ब्रेन समझ गया, पश्च मस्तिष्क। अब आते हैं लोब्स, देखते हैं ब्रेन की डिफरेंट लोब्स हैं। तो ब्रेन को हम फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब यानी कि पालियाँ बना देते हैं। ठीक है, ये है पहली पाली, दूसरी पाली, तीसरी पाली, चौथी पाली, आम्र पाली। ठीक है, तो ये सारे जो हैं क्या हैं, पालियाँ हैं। ओके, मस्तिष्क की पालियाँ हैं, ललाट पाली, पार्श्विक पाली, कर्ण पाली, पश्चिम पाली। ठीक है, देख रहे हो, पश्चपाल पाली। खैर, तो फ्रंटल लोब पे आते हैं। फ्रंटल लोब क्या क्या कंट्रोल करता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में होता है रीजनिंग यानी तर्क, योजना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, समस्या, मोटर कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, ये सब फ्रंटल लोब देखता है। पैराइटल लोब की अगर बात करेंगे यानी कि ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है, टच, पेन, टेम्परेचर, स्पेशल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें देखता है। स्थानिक जागरूकता की कौन सी चीज़ कहाँ क्या रखी हुई है, ठीक है, वो है। टेम्पोरल की अगर बात करें, मैंने बताया था कनपट्टी यानी कि साइड में, कनपट्टी साइड में यानी कि कान, कान क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये ध्यान रखना, सुनने का काम, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी फॉर्म करना, इमोशंस, ये सारे काम होते हैं टेम्पोरल लोब के। देन बैक ऑफ द ब्रेन, ये आपका था फ्रंटल इधर पे, ऑक्सीपिटल यहाँ पे, टेम्पोरल साइड में, और आपका ऑक्सीपिटल पीछे, आपका ऑक्सीपिटल पीछे, ये आपका फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल पीछे है। बैक ऑफ द ब्रेन, विजुअल प्रोसेसिंग यानी कि देखने का काम इसी पार्ट ऑफ द ब्रेन का होता है। मैंने आपको बताया था हमारी आंखें नहीं देखती हैं, वो सिर्फ पिक्चर क्लिक करती हैं। और फिर ऑक्सीपिटल लोब उसको विजुअल प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप, ये काम होता है। तो मेनली विजुअल ध्यान रखना, ऑक्सीपिटल पीछे, यहाँ पे सुनना है, ठीक है, साइड में मेमोरी, रीजनिंग, वो सब वो करेगा। पैराइटल क्या करेगा, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, यानी कि संवेदी जो जानकारी है जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। ओके, जो मेनली जो सेंसर्स हैं, ठीक है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। अब हमने देखा था कि जो नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन हमने पढ़ा, ब्रेन का फोर ब्रेन पढ़ा, ब्रेन का मिड ब्रेन पढ़ा, ब्रेन का हाइंड ब्रेन पढ़ा। ब्रेन के फोर ब्रेन में हमने तीन पार्ट पढ़े, सेरिब्रम पढ़ा, फिर हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, फिर हमने थैलेमस पढ़ा। ठीक, सेरिब्रम मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याददाश्त के लिए, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। हाइपोथैलेमस इनर बॉडी टेम्परेचर के लिए, हंगर, थर्स्ट, लव, ये सब हाइपोथैलेमस देखता है। थैलेमस की बात करेंगे तो आउटर बॉडी सेंसेशंस, कोई भी सेंसेशन है जैसे कि वो चाहे देखना हो, सुनना हो, टच हो, ये सारे थैलेमस देखेगा। मिड ब्रेन की अगर बात करेंगे तो मिड ब्रेन और थैलेमस आपका एक रिले स्टेशन के तौर पे भी काम करता है, जो हमने देखा था। ठीक, मिड ब्रेन की अगर बात करेंगे तो मिड ब्रेन हमारे जो ऑटोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है किसका, मिड ब्रेन का। और मिड ब्रेन किसका पार्ट होता है, मिड ब्रेन आपकी जो ब्रेन स्टेम होती है, तो ब्रेन स्टेम में यहाँ पर सबसे पहले मिड ब्रेन आता है, देन यहाँ पर आपका ऐसा फूला हुआ सा पॉन्स आएगा, और ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा मिलके बनता है क्या, ये मिलके बनता है आपका हाइंड ब्रेन। पॉन्स जो जो मिड ब्रेन है वो अपना अलग सेक्शन है, जो मेनली किसको कंट्रोल कर रहा है, तो मोटर कंट्रोल जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पेन रेगुलेशन हो गया, अलर्टनेस जो मेंटेन करना, वो इसका काम होता है। देन अगर बात करेंगे हाइंड ब्रेन में, हमने पढ़ा क्या, एक तो सेरिबेलम, सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन बोलते हैं, बॉडी पॉस्चर और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉन्स क्या होता है, पॉन्स अगर आप देखोगे तो ये है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ब्रेन को, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है मेनली उससे कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये क्या कर रहा है, तो ये अगर आप देखोगे तो जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, यानी रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये सारे काम में, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सारे काम मेडुला ऑब्लोंगाटा रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने डिफरेंट लोब्स पढ़ी, ठीक है, मेरू, रज्जू, शीर्ष, मेडुला ऑब्लोंगाटा। फिर हमने लोब्स पढ़ी, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। और ठीक है, ऑक्सीपिटल क्या कर रही है, देख रही है, टेम्पोरल क्या कर रही है, सुन रही है, फ्रंटल क्या कर रही है, फ्रंटल आपका रीजनिंग और इन सब में जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं वो यही कंट्रोल कर रही है, रीजनिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो आपका पैराइटल लोब है वो क्या कर रही है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम कर रही है। तो ये हमने ब्रेन पढ़ा। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, यानी कि जो मेरू रज्जु है उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आएंगे। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन to the body and sensory information from the body back to the brain. It also plays a role in
कोऑर्डिनेटिंग द रिफ्लेक्सेस। मेरुरज्जु मस्तिष्क से शरीर तक संकेतकों को और शरीर से वापस मस्तिष्क तक संवेदी जानकारी को प्रसारित करती है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय में भी भूमिका निभाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में होती क्या है? स्पाइनल कॉर्ड ये हड्डियों का अगेन एक ढांचा है जिसके अंदर इसके अंदर भी आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखने को मिलता है, इसके अंदर भी आपको न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो ऑब्वियस बात है न्यूरॉन्स तो इसमें भी होंगे। ये एक्चुअल में रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। कैसे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है वो देखिए। होता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई गर्म चीज़ है, एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं, मान लो एकदम से कोई गर्म चीज़ है और उसको आपने छुआ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, सेंसरी एक तरह से सेंसर्स होते हैं। तो यहाँ से तुरंत जैसे ही आपने टच किया तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन है ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये जो रिले न्यूरॉन है ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा मोटर न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन, रिले न्यूरॉन उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर देगा मोटर न्यूरॉन को और तुरंत आपके हाथ को सिग्नल मिल जाएगा कि तुरंत यहाँ से हटा लो। यानी कि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, यानी कि जो तुरंत हमें करने होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप एकदम से बहुत ही गहन अध्ययन कर रहे हैं, एकदम से बहुत ही एंगेज्ड होकर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, एकदम से पीछे आके तुम्हें कोई झापड़ मार दे या एकदम से तुम्हें कोई बुला दे, हे इधर सुनो, तो एकदम से तुम एकदम से चौंक जाओ, एकदम से तुम ना एकदम से रैंडम तरीके से बिहेव करो, वो है स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि आपका पूरा ब्रेन तो एंगेज्ड है पढ़ने में, तो आपका देन रिफ्लेक्स एक्शन, देन आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ऐड करेगा रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत एक्शन दिखाएगा वो, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, तो जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, सेंसर्स हैं, उनके थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, यहाँ पे प्रोसेस होगा स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में, रिले न्यूरॉन देन इसको ट्रांसफर करेगा मोटर न्यूरॉन को, इसको बोलते हैं एफरेंट नर्व या फिर एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, और जो लेके आता है इसको बोलते हैं इफरेंट नर्व या फिर इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। एफरेंट जो लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास और जो लेके आएगा वापस स्पाइनल कॉर्ड से, उसको इफरेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी क्या होती है, नर्व्स जाती हैं, जो कि एक्चुअल में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो नर्व्स ही तो हैं जो लेके आती हैं, लेके जाती हैं, जो कि एक्चुअल में हाईवे के तौर पे ऐड करती हैं। जैसे हाईवे होता है तो गाड़ी यहाँ आ रही हैं, जा रही हैं, उसी तरीके से तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्रोसेस हो रही है, जा रही है, ठीक है, तो वो सारा काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 31 पेयर की नर्व्स देखने को मिलेंगे, 31 जोड़ियाँ नर्व्स आपको देखने को मिलेंगी। कितने पेयर ऑफ नर्व्स देखने को मिलेंगी आपको? 31 पेयर ऑफ नर्व्स। हिंदी में नहीं लिखा क्या? कोई नहीं, तो आप ऐसे समझिए 31 पेयर ऑफ नर्व्स कौन सी हैं। तो पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, पूरा जो मेरुरज्जु है, उसको हम लगभग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर का हिस्सा गर्दन वाला होता है सर्वाइकल। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, बोलते भी है ना, आपको हुआ भी होगा सर्वाइकल में पेन, क्योंकि जब यहाँ पर आपका पेन हो जाए, यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना, हड्डियाँ आपको स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाऊंगा, यहाँ जो बता रहा हूँ वो नर्व्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बस ये है कि हाँ, यहाँ हड्डियाँ होती हैं, उनको सर्वाइकल हड्डियाँ बोलते हैं, और यहाँ से जो नर्व्स जाती हैं उनको सर्वाइकल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो नर्व्स पास होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे जब मैंने अपनी गर्दन का एक्सरे करवाया था, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे, ठीक। तो एक्चुअल में जो ये शेप होता है, अगर आप देखोगे तो इस तरीके का शेप होना चाहिए आपकी गर्दन का, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। ये पार्ट पीछे, जो मेरी गर्दन आगे झुके झुके क्या हो गई थी, वो स्ट्रेट हो गई थी, और यहाँ से जाने वाली एक जो नर्व है वो पिंच हो रही थी, दब गई थी, हल्की सी दब गई थी। अब जब नर्व दबती है तो नर्व क्या करती है, नर्व वो सेंसरी होती है, जब वो दबती है ना, होता क्या है कि इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, इनके बीच में नर्व्स होती है, यहाँ से नर्व्स निकलती हैं, और जब ये दबती है तो इसकी वजह से यहाँ पर फिर आपके बॉडी में जो पेन है वो दूर तक ट्रैवल करता है। काफ़ी लोगों को जो सर्वाइकल होता है, डॉक्टर पहले यही पूछता है कि आपको हाथ में भी पेन होता है, टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये आपकी नर्व दब रही होगी तो आपको पक्का टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहे होंगे, आपको वो पेन ट्रैवल कर रहा होगा। लेकिन मेरे केस में उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा सा ही कंधे तक, हल्का सा कंधे तक ट्रैवल कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा नहीं दबी थी, मतलब स्ट्रेट हो गई थी और बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। आपने फिर आपके घर में आपके मम्मी पापा या फिर किसी को हो सकता है, दादा दादी को हो साइटिका में क्या होता है, कमर उमर की जो होती है नस, इधर की कहीं की भी, ये पर्टिकुलर रीजन में कहीं की भी नर्व अगर दब जाती है तो पूरा पैर तक वो पेन जाता है। तो एक्चुअल में इसीलिए जाता है, जैसे अपना बिस्किट होता है ना, जैसे ओरियो वगैरह, तो उसमें बीच में क्रीम होती है, क्रीम वाला बिस्किट, तो उसको अगर तुम दबाओगे तो क्या होगा, क्रीम बाहर की ओर निकलेगी। तो वैसे ही है, तो जब उस पर प्रेशर पड़ता है, जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर की वजह से जो क्रीम है, यानी कि जो काइंड ऑफ वो जो आप ऐसे समझ लो क्रीम, ऐसे ही समझ लो, वो बाहर की ओर निकलती है, और उससे हमारी कौन अटैच्ड है, नर्व्स अटैच्ड हैं। तो नर्व्स क्या है, वो पूरा नीचे तक पेन को लेके जाती हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सर्वाइकल नर्व्स हैं जो सर्वाइकल वाले पार्ट में है ऊपर। देन ये जो आपका अपर बैक होता है, अपर बैक, ठीक है, जो चेस्ट और थोरैसिक रीजन है आपका, ये आपका थोरैसिक रीजन होगा, थोरैसिक नर्व्स जाएंगे यहाँ से। कमर वाला पेट वाला हिस्सा जो है पूरा पेट वेट जहाँ एब्डोमेन होता है ये लंबर वाला हिस्सा होता है। अब आपको ये कल मैंने पढ़ाया था स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारी नोटोकॉर्ड है, ठीक है, ये हमारी नोटोकॉर्ड है। और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सो या वेंट्रल, किस साइड है, डॉर्सल साइड है वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल का मतलब होता है आगे, डॉर्सल का मतलब होता है पीछे। तो कहाँ है, पीछे की ओर ही तो है हमारा हृदय, हार्ट आगे की ओर है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब पीछे की ओर है, स्पाइनल कॉर्ड पीछे है तो मतलब डॉर्सल है। तो मैं बता रहा हूँ कि आगे हमारा पेट वगैरह है और उसी के हिस्से पीछे अगर आप देखोगे तो लंबर वाला हिस्सा है, ठीक है। देन नीचे आ जाएगा सैक्रल, ये वाला जो पार्ट है कमर वाला हिस्सा। और देन ये कॉर्डा इक्विनिया, ठीक है, जो मेनली जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, टेल बोन, ठीक है। पता है ना कि हम लोग पहले बंदर वगैरह थे तो हमारी पूंछ हुआ करती थी, तो वही पूंछ अब धीरे धीरे ये बन गई है, ठीक है। क्या, कॉर्डा इक्विना मेनली इसको बोलते हैं। ओके, इट इज़ अ वेस्टिजियल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर इसको हटा भी दी जाए तो भी ऐसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। और मेनली यहाँ से जो नर्व्स का गुच्छा निकलता है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत बहुत हो जाती है इसमें, ठीक है। दिक्कत ये होती है कि आपका हो सकता है कि पूरा नीचे का जो धड़ है, नीचे का जो बॉडी पार्ट है पूरा पैरालाइज कर जाएगा आपका, ठीक है। पैरालिसिस तभी होता है, ठीक है, अगर मान लो कि कोई आपका इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी आ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। कोई एक पूरा हो सकता है कि बॉडी का पार्ट ही पैरालाइज कर जाए। क्यों पैरालाइज करता है अभी आपको समझ में आ गया, क्योंकि नर्व्स आपकी ऊपर ही डैमेज हो जाती है। नर्व्स डैमेज हो गई तो कोई इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाला, लेके आने वाला कोई बचता है नहीं, और इसी वजह से होता है आपको पूरा पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। हमारी दादी का हो गया था एक्सीडेंट, तो पूरा मतलब उनका सीधा रीढ़ की हड्डी में इम्पैक्ट आया था, धीरे धीरे मतलब उनका पूरा ऐसा जो सुनाई देना उनको बंद हो गया था धीरे धीरे, और भी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और ये कॉर्डा इक्विना, यहाँ से 8 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं जो सर्वाइकल वाला पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा गर्दन वाला पार्ट होता है सर्वाइकल, ठीक है। और यहाँ पे पेन होता है तभी जब आपको यहाँ पर आपकी यहाँ की नसें दबती हैं। नसें क्यों दबती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका पोस्चर ख़राब होता है। तो अभी आप लोग जब लेक्चर ये देख रहे होगे तो आप में से काफ़ी लोगों का ये पोस्चर ख़राब होगा अभी, तो सही कर लो इसको। ऐसा अब ना पीछे होता क्या है कि हम फ़ोन चलाते चलाते आगे की ओर झुके रहते हैं, पढ़ते वक्त तो आगे की ओर झुके रहते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा पीछे की ओर, उसको करेक्ट करने के लिए आप आगे थे ऐसे, ठीक है, होना चाहिए आपका ऐसे, ठीक है। आप हो गए आगे तो क्या होगा, जैसे मेरे साथ हुआ कि वो सीधा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो उसको पीछे की ओर करो। आप ऐसे हो ना तो इसको ऐसे करो और ऐसे करो और ऐसे करो, तभी अपने ओरिजिनल पे वापस आएगा। क्योंकि हम इतने लंबे समय तक रहते हैं तो काफ़ी लोगों को ये, आपको नहीं है, आपको हो सकता है उसकी इसकी ग्रेविटी ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे जब काफ़ी टाइम बाद आपको भी होने लगेगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है। या थोरैसिक रीजन में होगा, जैसे मुझे जो मेन प्रॉब्लम है वो जो लोअर सर्वाइकल है यहाँ पर, ऊपर वाले में नहीं है, एकदम जो लोअर पार्ट है। और मेनली ये जो T1 T2 है, T1 T2 मतलब ये जो ऊपर का जो थोरैसिक रीजन है, इनको T1 T2 T3 T4 इस तरीके से डिवाइड किया था, ऐसे L1 L2 L3 इस तरीके से। तो मेनली जो मुझे प्रॉब्लम है वो जो C7 है, जो एकदम आखिरी वाला होता है, C7 बोलते हैं उसको, ठीक है, C7, क्योंकि 8 हड्डियाँ होती हैं सर्वाइकल में, 9 पेयर, सॉरी 7 हड्डियाँ होती हैं सर्वाइकल में, 9 पेयर 8 होते हैं, मतलब 8 नसें यहाँ, 8 नसें यहाँ, मतलब 8 पेयर हो गए, ठीक। लेकिन बोन जो होती हैं वो 7 ही होती हैं, तो C7 तक जाता है आपको। तो C7 मुझे प्रॉब्लम है, और T1 T2 T3 यानी कि जो ऊपर वाले हैं ना, अपर बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल से कितने पेयर ऑफ नर्व निकलते हैं पता होना चाहिए, 8 12 20 5 25 5 30, और एक ही आपका द फाइनल नर्व इज अ बंडल एट द बेस, ये बंडल है पूरा, एट द बेस ऑफ द स्पाइन कॉल्ड एज कौड़ा इक्विना दैट गिव सेंसेशन टू योर लोअर बॉडी। अगर इसमें कुछ भी डैमेज आया, कुछ भी इफेक्ट हुआ, लोअर बॉडी में सेंसेशंस होना बंद हो जाती हैं, और ज़्यादा दिक्कत हो गई तो फिर यहाँ पे आपको पूरा पैरालाइज कर जाता है। तभी अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है हल्की सी भी, तुरंत सर्जरी को बोलता है डॉक्टर, क्योंकि अगर सर्जरी नहीं करवाई गई तो पूरा पैरालाइज हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यही है, क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम CNS CNS दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए नर्व सिर्फ यहीं से नहीं जाती हैं, ब्रेन से भी यहाँ से इमैनेट होती हैं, ठीक है। यहाँ से 31 पेयर जाती हैं और ब्रेन से 12 पेयर जाती हैं, ब्रेन से 12 पेयर जाती हैं और यहाँ से 31 पेयर जाती हैं, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, मेरुरज्जु से। तो ये जो नर्व्स हैं यही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ से जाने वाली जो नर्व्स हैं, यहाँ से जाने वाली जो नर्व्स हैं ये होती हैं क्या, ये होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अभी जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसको भी हम डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपको पहली स्लाइड में लेके चलूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, तो सेंट्रल देख लिया। पेरिफेरल को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे तुम याद कर लो, इसको हटा दो, इसको तुम हटा दो,
पेरिफेरल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पेरिफेरल को ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक का मतलब है जहाँ पे अपने आप काम हो रहा है, ऑटोमेटिक काम हो रहा है, जहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप काम हो रहा है। सोमैटिक का मतलब ये होता है जहाँ हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल सेल्स मैंने आपको बताया था। स्केलेटल जो मसल सेल्स होती हैं, जहाँ पर हड्डियाँ होती हैं, हम पढ़ चुके हैं टिश्यू वाले चैप्टर में। मसल सेल्स में 3 तरीके की सेल्स पढ़ाई थी, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। जो स्केलेटल हैं वो कंट्रोलेबल हैं, वो वॉलेंटरी हैं। वॉलेंटरी का मतलब है कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो बाइसेप्स में हो गई, जहाँ जहाँ हड्डी है वहाँ वहाँ पे। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जहाँ जहाँ स्केलेटल वाला है वहाँ वहाँ सोमैटिक नर्वस सिस्टम है? यानी कि भैया मेरे मान लो बाइसेप तक जो नर्व जा रही है, मेरे बाइसेप्स तक जो नर्व जा रही है, तो वो कौन सी होगी? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होगी। क्यों? क्योंकि तभी मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल में मैं जब बोलता हूँ कि मैं अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर रिलैक्स कर पा रहा हूँ, तो अगर कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ? मैंने बोला तुमने किसी को देखा, ठीक है, अब तुम्हें किसी को इंप्रेस करना है, अब ठीक है सलमान खान टाइप बॉडी दिखानी है तुमको, तो तुमने क्या किया? तुरंत अपने हाथ उठाया और थोड़ा सा तुमने क्या किया? उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, बाइसेप्स दिखाया उसको इंप्रेस करने के लिए। तो वो एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुआ? ब्रेन में तुम्हारे थॉट आया, ओहो इंप्रेस करने का मौका आ चुका है, चलो अभी अपने बाइसेप्स दिखाता हूँ। तो तुम्हारे ब्रेन में आया, तो ब्रेन ने तुम्हारे सिग्नल भेजा कि भाई चल कॉन्ट्रैक्ट कर। तो ब्रेन एक्चुअल में वो जो पार्ट है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट, ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स को ही कंट्रोल किया जा सकता है जहाँ पे ब्रेन। तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि स्केलेटल जो मसल सेल्स हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से लिंक्ड है? यस। ऑटोमेटिक जो है वो अपने आप हो रहा है, यानी कि जो हमारी स्मूथ मसल सेल्स हैं और जो कार्डियक वाला है वो सब यहाँ पे आएगा। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स वो ऑटोमेटिक में आएंगी। ऑटोमेटिक यानी यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हो गई हमारी, जो कार्डियक यानी कि हार्ट की हो गई, वहाँ पे जो नर्व्स जा रही हैं वो आपके ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगी। इस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। किस में डिवाइड करते हैं? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अभी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है क्या, उस पर आते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक मैंने बता दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन, मसल्स एंड द जॉइंट्स। यानी कि कायिक तंत्रिका, तंत्र परिधीय तंत्रिका, तंत्र का एक हिस्सा जो कंकाल की मांसपेशियों की स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, त्वचा, मांसपेशियों और जोड़ों से संवेदी जानकारी प्राप्त करता है, ठीक। देन अगर बात करेंगे, ये तुम छोड़ ही दो तुम, ठीक है, ये तुम छोड़ ही दो। मेनली ये क्या, सेंसरी नर्वस सिस्टम कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू सीएनएस। जो बॉडी ऑर्गन से सीएनएस तक लेके आएगा उसको सेंसरी बोलते हैं। और मोटर क्या होता है? जो सीएनएस से बॉडी तक लेके जाता है, सिंपल। अरे वही यार जो मैंने बताया नहीं था कि इधर से न्यूरॉन, वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है, रिले न्यूरॉन होता है और फिर लेके आता है मोटर न्यूरॉन, वही है और कुछ नहीं है, लोड मत लेना इस चीज़ का, ठीक है। अब आते हैं मेनली किसमें, सोमैटिक है। तो सोमैटिक आप देख सकते हो, जैसे मान लो ये है, अब ये हाथ है, हड्डियाँ वड्डियाँ हैं कि नहीं, यहाँ हड्डियाँ वड्डियाँ हैं कि नहीं। तो अगर मान लो मुझे एकदम बॉल को छोड़ना है, इसको बॉल को दबाना है इसको, तो मेरा कंट्रोल है मेरे हाथों पे, कंट्रोल है इसलिए सोमैटिक है, ठीक है, कंट्रोल है इसलिए सोमैटिक है। कंट्रोल ना होता तो ऑटो इसमें आता, किसमें? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिक प्रोसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सेक्सुअल अराउजल। अब जैसे सेक्सुअल अराउजल है भी, अब भाई कंट्रोल में थोड़ी ना, मान लो हम तुमको दिखा दें तो समझ रहे हो तुम अब आगे क्या होता है, ठीक है। तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन, पाचन और यौन उत्तेजना जो है, ये सब अनैच्छिक है, अपने आप हो जाती हैं। आदमी तो यूं ही बदनाम है। खैर, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यानी कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक वो जिनको देख के हमारी समझ रहे हो तुम, ठीक है, जिसको जिसको कि थोड़ा तहजीब की भाषा में बोलते हैं फ्लाइट और फाइट, ठीक है, और बाकी शुद्ध भाषा में कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो दे कंट्रोल द फ्लाइट और फाइट। जब आपकी ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जब आपके पास ऑप्शन ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हुए हो, ठीक है, और आपके पीछे से कुछ ऐसा हल्का कुछ सेंसेशन हुआ और आप पीछे देखो शेर खड़ा हुआ है, फ्लाइट और फाइट। मैं आपसे बोलूँ कि आपका ठीक है, मैं आपसे अभी बोलूँ कि आपके घर वाले जो है, अभी आपको पता है वहाँ पे गए थे, हाँ गए थे, गाड़ी से गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, फ्लाइट और फाइट, ठीक। लेकिन मैं तुमसे बोलूँ अरे भाई मजाक कर रहा था मैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, पैरासिम्पैथेटिक। मतलब ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारी, समझ रहे हो तुम, ठीक है, ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसे केस में हमारा ब्लड, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, दिल तेज़ी से धड़केगा, गला सूख जाएगा, रोंगटे हो सकते खड़े हो जाएं, आँख फटी रह गई, बोलते हैं ना आँख फटी रह गई, क्योंकि प्यूपिल जो हमारा जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है एंटरिंग इनटू द, वो डायलेट कर जाता है,
सलाइवा कम बनता है, ये सब होता है किस में, फ्लाइट और फाइट में, लड़ो या भागो। बहुत ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ऐसी तैसी हो गई। एग्ज़ाम है 5 मिनट बाद, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है 5 मिनट बाद, तुम्हें पता है बस रिजल्ट तुम देख, जैसे नहीं तुम्हें पता चल गया कि भाई रिजल्ट आ गया, सीजल का रिजल्ट आ गया। अब क्या है, ये है फ्लाइट और फाइट। हार्ट रेट बढ़ गया, रोंगटे खड़े हो गए, आंखें थोड़ी खुल गई, नींद भाग गई। सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सिलेक्शन हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया, वो भी होम स्टेट में, ज़िंदगी में और कुछ चाहिए भी नहीं था। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, पड़े हुए हैं आराम से। ठीक, तो ये है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये बॉडी को रिलैक्स करता है। ठीक है, रिलैक्स सिस्टम रिटर्न देम टू अराइजल। ओके, जब हम एंग्शियस होते हैं, अब कोई पूछ रहा था ना कि क्यों ऐसा होता है एंग्जाइटी वगैरह, तो जब हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस में हो, एंग्जाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। अब एंग्जाइटी में क्या है, एंग्जाइटी का मतलब होता है हाइपर एराउजल। डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों उल्टे हैं। डिप्रेशन का मतलब है कि कुछ करने मन नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव मोड पे आ चुका हो, ये भी कर लें वो भी कर लें, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें होता क्या, फ्लाइट और फाइट होता है। इसमें होता ये है कि फ्लाइट और फाइट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर डाइजेशन है, वो स्लो हो जाता है। डाइजेशन स्लो हो जाता है। जब डाइजेशन स्लो हो, मान लो तुम एकदम खाना खा रहे हो, एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, खाना फेंक दोगे पूरा, ठीक है, वो होता है। ठीक है, लूज मोशंस हो जाते हैं, इसीलिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस केस में डाइजेशन स्लो हो जाता है, आपका ब्रेन जो है वो जल्दी से वो करता है, और आपके जहाँ पे नेसेसरी पार्ट ऑफ दी बॉडी होते हैं जिनको तुरंत चाहिए ब्लड की ज़रूरत, उनको देता है। और ये डाइजेशन उतना ज़रूरी नहीं है उस केस में, अभी फाइट और फ्लाइट में। यही कारण है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, उनको क्यों, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में उनको प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट करिए, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक में रहिए जब ज़रूरत है। मान लो कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं होती हैं, इन जनरल नहीं होती हैं कि हमें फाइट और फ्लाइट करना पड़े। ठीक है, अब हम ऐसे एनवायरनमेंट में तो रहते नहीं कि शेर और ये सब आ जाएं तुरंत एकदम से जो हमें लड़ना पड़े। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो हम परसीव करते रहते हैं कि हम एग्ज़ाम देने गए और नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं निकला तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। बहुत लोग की आदत होती है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ठीक है, तो जो हर नेगेटिव सर्कमस्टांस को तुरंत अज्यूम कर लेते हैं, तो उनके साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पैरासिम्पैथेटिक है, डीप ब्रीथ, जो होगा हो ही जाएगा, ऐसी तैसी कराए, अपन को क्या है। ठीक है, एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, किस किस को देखा जाए, किस किस को रोका जाए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोया जाए। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट। किस किस से लड़ोगे तुम, किस किस को तुम जवाब दोगे, किस किस को तुम साबित करोगे। आराम करो भाई, डीप ब्रीथ लो, चिल पिल करो, सेंटर फ्रूट, कैसी अजीब लग लो भाई। ठीक है, समझ रहे हो तुम? ये मैंने आपको बता दिया है। अब क्या तुमने कभी उसको देख के दिल के अलावा कहीं और भी गुदगुदी हुई है? क्या तुम्हें कभी 2 ऑप्शन चूज़ करते वक्त ऐसा लगा है कि दिमाग तो कह रहा है ये, लेकिन दिल तो कह रहा है ये? क्या कभी ऐसा हुआ है? तो जी हाँ दोस्तों, आइए आपको मैं पढ़ाता हूँ इस दिल के बारे में। बेटा ये दिल नहीं होता है, वो दिमाग तो होता है जो दिमाग है, और जो तुम बोल रहे हो ना दिल नहीं, वो गट फीलिंग होती है तुम्हारी। गट फीलिंग, कि गट फीलिंग आ रही है भाई, ऑप्शन तो ये होगा। वो जो गट फीलिंग है ना, वो यहाँ से आ रही है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। क्या बात कर रहे हो? अरे जी हाँ दोस्तों, ये सही बात कर रहा हूँ, एंटेरिक नर्वस सिस्टम यही देता है आपको गट फीलिंग। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स मार के सरप्राइज करता हूँ। ठीक, कर दूँ सरप्राइज? सेरोटोनिन का नाम सब सुने हो? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मूड के लिए, फीलिंग के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, जीवन में संतृप्ति के लिए सेरोटोनिन होता है। मूड, फीलिंग ब्रेन में होना चाहिए, होता है। लेकिन 90 to 95% सेरोटोनिन का सेक्रीशन पेट में होता है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे। न्यूरॉन यहाँ पे ब्रेन पेट में, हाँ पेट में। और क्या तुमसे बोल रहे थे क्लास के शुरू में? पेट में। तो सर जैसे मान लो कि अभी मैं तुमको बता रहा था कि तुम एंग्शियस हो, तुम नर्वस हो, तुम्हारा पेट पगला गया, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है।
कॉन्स्टिपेशन के बाद फिर पता चला कि लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट पगला गया तुम्हारा। उसको बोलते हैं IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों को हुआ हो, काफ़ी लोगों ने सुना हो, काफ़ी लोगों ने सुना ना हो। तो IBS में यही होता है, एकदम कॉन्स्टिपेशन, एकदम लूज मोशन, पेट खराब हो जाता है एकदम, एंग्जाइटी या नर्वसनेस। क्यों? क्योंकि एक नर्व आती है, एक नर्व आती है आपके दिमाग से सीधा पेट में। एंट्रिक नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस से जोड़ने वाली नर्व होती है वेगस नर्व, जो हमारी पूरी बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है। यही कारण है कि जब तुम एंग्शियस होते हो तो तुम्हारा एंट्रिक ये नर्वस सिस्टम वो इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से तुम्हारा डाइजेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तुम्हारा डाइजेशन इफेक्ट की होने की वजह से तुम्हारा जब खाते हो लगता ही नहीं है शरीर में, वो सब इसी वजह से होता है। तुम्हारा अगर पेट खराब है तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में लिंक्ड है। दिमाग खराब तो पेट खराब, पेट खराब तो दिमाग खराब। अब पेट खराब कैसे? लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है, जो ये दिख रही है ना, ये यहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, गुड भी बैड भी, मेनली तो गुड होते हैं, फिर तुम बैड डाल देते हो, बात अलग है। इनको बोलते हैं माइक्रोबायोटा। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोटा। ये माइक्रोबायोटा, ये जो गट हेल्थ है, ये आपके एंट्रिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। किसको? एंट्रिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आपके इंटेस्टाइन में, मैंने आपको बताया था कि यू आर मोर बैक्टीरिया दैन ह्यूमन, हम लोग इंसान, हमारे अंदर ह्यूमन सेल से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स हैं, उनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में पड़े हुए हैं। और ये जो गुड बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे केमिकल सेक्रीट करेंगे, उतना अच्छा एंट्रिक नर्वस सिस्टम होगा, उतना अच्छा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उतना अच्छा हमारा मूड होगा, हमारा ब्रेन होगा। सफ़र परमार चैनल पे मैंने वीडियो इस पर कर चुका हूँ मैं एक, ठीक है, तो जानना है तो देख लेना जाके वहाँ पे। तो गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं? अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़ाओगे गुड बैक्टीरिया की, कैसे बढ़ती है सर? थोड़ा बता दो सर। जैसे कि तुम डिफरेंट कलर्स की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, डिफरेंट कलर्स को प्रेफर करो, बताए थे प्लास्टिक जब पढ़ा रहे थे तब वहाँ पे। ठीक है, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल अनार वगैरह है, अमरूद वगैरह, तो उसके बीच चबा चबा के खाओ, फेंको नहीं, खाओ उसको। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में कहीं पचते नहीं हो, सीधा जाके लार्ज इंटेस्टाइन में जाके रुकते हैं, और वो गुड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको फीड करते हैं, उनका खाना होते हैं। और उनको खाना नहीं दोगे तो हमारी आंत उखाना शुरू करेंगे, आंत उखाना शुरू करेंगे, लीकी गट का प्रॉब्लम होगा। समझ आई चीज़? तो इसलिए किस तरीके से गुड बैक्टीरिया जितने ज़्यादा होंगे एंट्रिक नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, एंट्रिक नर्वस सिस्टम अच्छा होगा तो डाइजेशन अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, GI ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, उसको ये अच्छा करता है। पेरिस्टालसिस जो खाने के मूवमेंट है उसको अच्छा करेगा। और क्योंकि गट ब्रेन एक्सिस होता है, गट और ब्रेन आपस में लिंक्ड होता है थ्रू दिस लॉन्गेस्ट नर्व इन आवर बॉडी, वेगस नर्व, इसलिए आपका मूड अच्छा होगा। और वेगस नर्व को तुरंत रिलैक्स करने के तरीके भी होते हैं, बता दूं क्या? वेगस नर्व तुरंत अगर आप एक्टिवेट कर पाए, किसी ने सुपर चैट भी किया था क्या? क्यों? किसी ने सुपर, लीकी गट क्या होता है डाइजेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसलिए दिल का रास्ता पेट से शुरू होता है, बिल्कुल ठीक है। बता दूं क्या? अच्छा बता दूं। अच्छा, किसी ने सुपर चैट किया था क्या? अच्छा, देखा था सफ़र पे, ओके। देखिए ये जब भी आपको ऐसा लगे, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको लगे, या फिर आपको लगे कि ना एकदम से स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो रही है, तो सिंपल आँखों को, मतलब बहुत तरीके होते हैं वेगस नर्व को रिलैक्स करने, बहुत तरीके होते हैं। लाइक कुछ ऐसे कि होते हैं, जैसे कि क्योंकि एक्चुअल में ये आँख वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से जाती है, आँख वाला जो पार्ट है, जो कान वाला पार्ट है, यहाँ से होते हुए जाती है। तो इसलिए आँख और कुछ कान वाली अगर मूवमेंट अगर आप कर सकें तो उससे वेगस नर्व रिलैक्स हो जाती है। जैसे कि आँख को लेफ्ट करिए, लेफ्ट या राइट कहीं पे भी, राइट करिए, थोड़ी देर रोकिए, सेंटर में लाइए, फिर लेफ्ट में करिए, 4 से 5 सेकंड रोकिए, फिर सेंटर में। तो इस तरीके से थोड़ा मूवमेंट करिए, इससे होता है। आपके जो आँखें होती हैं, आँखों को हल्का सा आप रब कर सकते हैं, ठीक है, आँखों को बहुत हल्का 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 रब करिए, अपना रब करिए हल्का हल्का आँखों को। इससे आपकी विजन भी इम्प्रूव और वेगस नर्व भी एक्टिवेट होती है। जो कान होते हैं, कान का जो अंदर वाला पार्ट है, उसको रब करने से होता है। और कान के नीचे हल्का सा जब आप आओगे ना, तो कान के नीचे ये, अब कैसे मैं बताऊँ आपको,
दिखा तो सकता नहीं मैं आपको अपना, यही होता है फेस रिवील ना करने के नेगेटिव से नहीं। एक्चुअल में जो ये नहीं होती थोड़ी क्या, जैसे कि कान है, जैसे पिन्ना है ना जहाँ बाली पहनते हैं, उसके नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, हल्का से नीचे आओ, लगभग 1 उंगली नीचे आओ, ठीक है। जाते जाते सबको शिव जयंती की शुभकामनाएं हुआ मैं, अच्छा ठीक है। तो ये किनारे जो एकदम हमारा, कैसे बताऊँ, जैसे कि हमारे कान होते हैं, जैसे कान, जैसे ऐसे हमारा कान, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा ना, ये इधर पे जहाँ टॉन्सिल्स हो जाते हैं, जहाँ टॉन्सिल्स होते हैं हमारे टॉन्सिल्स हो जाते हैं हमें, वहाँ पे रब करिए, उससे भी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, ठीक है। डीप ब्रीथ करिए, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। वेगस नर्व एक्टिवेट होने से आपका मूड अच्छा होता है, आपका गट हेल्थ अच्छा होता है। खैर, ज़्यादा चर्चा हो गई, एंट्रिक नर्वस सिस्टम समझ में आ गया। अब समझ में आया कि क्यों आपका गट फीलिंग आता है, और गट फीलिंग कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। मैं आपको बताऊँ, एक फिर सरप्राइज़ करता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड में जितने न्यूरॉन हैं उससे ज़्यादा न्यूरॉन तुम्हारे पेट में है। तो पेट मतलब समझ रहे हो, ये पूरा एंट्रिक नर्वस सिस्टम में जितने ज़्यादा न्यूरॉन, जितने तुम्हारे न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में उससे ज़्यादा यहाँ पड़े हुए हैं। तो तुमको नहीं लगता है कि इनकी भी केयर करना कितना ज़रूरी है? और इनकी केयर कैसे कर सकते हो? इनकी केयर कैसे कर सकते हो, मैंने बताया। अब आते हैं ब्रेन डिजीज़ पे, कि हमारे ब्रेन में कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं। तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। मेनिंजाइटिस कब होगा? जब मेनिंजस इफेक्ट होगा। मेनिंजस क्या है? DAP है, ड्यूरा मैटर है, एरेक्नॉइड है, पाया मैटर है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस इज अ सीरियस मेडिकल कंडीशन वेयर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज मेनिंजेस कवरिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड बिकम इन्फ्लेम्ड हो जाएं। वैसे तो ये जब डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से होता है मेनिंजेस, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो वहीं पे देखेंगे कि मेनली किस वजह से होता है और कैसे क्या होता है, ओके, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, मेनिंजाइटिस एक रोग होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्लियर है? चलो आगे अगर बात करेंगे, अल्जाइमर डिजीज़ होती है, इज़ अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट स्लोली डिस्ट्रॉयज मेमोरी, आपकी खत्म होने लगती है थिंकिंग स्किल्स एंड द एबिलिटी टू कैरी आउट सिंपल टास्क। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क का एक प्रगतिशील विकार है जो धीरे धीरे याददाश्त, सोचने के कौशल और सरल कार्यों को करने की क्षमता हटा देता है। आपने देखा कई लोगों को ना, जब बूढ़े हो जाते हैं तो देखा देखा तो लग रहा है कौन हो बेटा, किसके बेटे हो, ऐसा टाइप होता है ना काफ़ी लोगों के साथ। तो अल्जाइमर डिजीज़ के ज़्यादातर हो जाते हैं, यहाँ पर डिमेंशिया यानी कि धीरे धीरे लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त जाने लगती है। सर धीरे धीरे हम जब बूढ़े होते हैं तो बूढ़े लोगों का क्यों मेमोरी घटने लगता है, क्यों? तो उसके भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, या तो ये होता है, या फिर एक्चुअल में क्या है ना, कि जो न्यूरॉन्स हैं, एक्चुअल में मैंने आपको बताया जो न्यूरॉन्स हैं वो उतने ही रहते हैं हमारी बॉडी में। ऐसा नहीं है कि वो डिवाइड होते हैं, बढ़ जाते हैं, कम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूरॉन्स उतने ही रहते हैं, लेकिन हमारे काफ़ी सारे जो ब्रेन नर्व्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाती हैं, ब्रेन स्टेम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाती है, तो उसके वजह से धीरे धीरे हमारा ब्रेन डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। अमनीशिया इज़ अ पर्सन लॉस ऑफ, सर डिमेंशिया और अल्जाइमर नहीं भाई, देखो अल्जाइमर का एक कॉन्सिक्वेंस है ठीक है, क्लियर है? अल्जाइमर का एक कॉन्सिक्वेंस है डिमेंशिया, ठीक है। देन अमनीशिया क्या है? इट इज़ ऑल्सो लॉस ऑफ मेमोरी इधर पार्शली और कम्प्लीटली। इट अफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू रिमेंबर पास्ट एक्सपीरियंस, और जो पास्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब अगर कोई सी की याददाश्त चली जाती है तो वो है आपका, ठीक है, क्लियर है? डिमेंशिया क्या होता है? धीरे धीरे मेनली एज के साथ होता है, ठीक है। डिमेंशिया जो है वो धीरे धीरे एज के साथ होता है। अमनीशिया क्या होता है? अमनीशिया एकदम सडन ऑफन टेम्प्रेरी जो लॉस ऑफ मेमोरी होता है उसको अमनीशिया बोलते हैं। डिमेंशिया ज़्यादा खतरनाक होता है, धीरे धीरे डीजनरेटिव होता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। अच्छा, लॉस ऑफ स्लीप को क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ लॉस ऑफ स्लीप कॉल्ड एज? क्यों लॉस ऑफ स्लीप को क्या बोलते हैं? और यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर खत्म। तो वो इंसोम्निया होता है, अमनीशिया से कंफ्यूज मत करना, वो इंसोम्निया होता है, ठीक है। तो लेक्चर होता है हमारा यहाँ पे ख़त्म। और अब जिसको लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए, क्विजेस चाहिए, डिजिटल नोट्स चाहिए, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं 4.0 बैच का एक्सेस लेके, ठीक है। कैन वी डेवलप न्यूरॉन्स इन द लैब बाय एनी चांस इन फ्यूचर? वो तो फ्यूचर का तो बड़ा मुझे पता नहीं बिना, लेकिन जो हमारा, मैंने आपको बताया नहीं था, स्टेम सेल्स होती हैं, कुछ बताया था मैंने, हमारी बोन मैरो होती है, बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल्स होती हैं जो कि हमारी ब्लड को जन्म देती हैं, RBC WBC है ना। तो उसी तरीके से तब मैंने बताया था एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी स्टेम सेल्स होती हैं, उसी से हमारे डिफरेंट तरीके की सेल्स बनती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, लिवर, किडनी, और तभी हमारे न्यूरॉन्स
ठीक है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बनते हैं हमारे। ओके, ऑलराइट, चलिए अभी क्वेश्चंस लगाया जाए। क्या सर गेमिंग चेयर बेस्ट होती है पॉस्चर ठीक करने के लिए? नॉर्मल चेयर भी ले सकते हो, गेमिंग चेयर लेने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, वो ज़्यादा महंगी आती हैं। ठीक है, मेनली तो अपना जो नॉर्मल वाली होती हैं जिनको आई थिंक क्या बोलते हैं, एकदम से नाम मेरे दिमाग से जा रहा है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत छोटा लेक्चर था। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है वो ब्रेन से नहीं, एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ तो वो पता है आपके किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे ये तो है कि आपके ब्रेन में कुछ इशू आ रहा है, उसमें माइंड में इशू आता है। माइंड का मतलब समझते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ओसीडी है, ओसीडी हो गया, या फिर पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, बाईपोलर डिसऑर्डर हो गया। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसा ख़राब हो गया है, ठीक है, ये कुछ थॉट का इधर उधर कुछ है। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में डुअल पर्सनैलिटी होती हैं, ठीक है, हेलुसिनेशंस होते हैं, कभी कभी एकदम से कुछ तो दिखता है, कोई तो ऐसा लगता है। जैसे हमारे कानपुर में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, आई थिंक पिछले साल की घटना है, वो 11th क्लास में था, बहुत ब्रिलियंट था, उसको कुछ तो ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम था, उसको कोई ऐसे दिखते थे, भूत टाइप दिखते थे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हारे को ख़त्म कर देंगे तुम्हारे परिवार को, इस तरीके से दिखता था, और उसने अंत में आके सुसाइड कर लिया उसने। ठीक है, तो उसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, कुछ अजीब से उसमें विचित्र दृश्य दिखते हैं। ठीक है, डुअल पर्सनालिटी हो जाती है इंसान की, वो अलग होता है। ठीक है, सर आपके पास कौन सी चेयर है? मेरे पास पहले तो मैं वही नॉर्मल, पहले तो पता है, अब तो मैं चेयर बता ही देता हूँ। जब मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था तो हमारे छत में एक गट्टा हुआ करता था, इतना गट्टा होता था कि मतलब मेरी तशरीफ़ भी उसमें पूरी तरीके से आती नहीं थी। ठीक है, मतलब 2 ईंटों का गट्टा था, ऐसे 2 ईंटों का इस तरीके से गट्टा बना हुआ था सीमेंट से, वो था, उसी में बैठता था मैं, समझ रहे हो तुम? उसमें बैठ के रिकॉर्ड करता था एकदम रात में और एकदम अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि घर में कहीं जगह नहीं थी ऐसा कि मैं पढ़ा सके, रिकॉर्ड कर सकूँ। तो मतलब मैं पहले फ़ोन से पढ़ाता था, लगभग मैंने 4 साल तो फ़ोन से ही पढ़ाया है, 4 ईयर्स, 4 साल मैंने सिर्फ फ़ोन से ही पढ़ाया है। और उस गट्टे में मेनली बैठ के पढ़ाया, मतलब एकदम रात हो जाती तब रिकॉर्ड करता था, और जब अर्ली मॉर्निंग होती थी, क्योंकि घर में ऐसा कभी स्पेस भी नहीं था और ऐसा वो भी नहीं मिलता था कि एकदम वो पढ़ा सकूँ। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा पता चला, ठीक है, सब थोड़ा चीज़ें हुई, तो हाँ, फिर बेड पे तख़्त में बैठ के पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तख़्त में, क्योंकि टेबल नहीं थी हमारे घर में। ठीक है, तो तख़्त में बैठ के पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद तख़्त से फिर बहुत, अभी आई थिंक 3 साल पहले ही एक वो चेयर ली थी। ठीक है, वो वाली जो आती है एर्गोनॉमिक जो चेयर बोलते हैं। ठीक है, एर्गोनॉमिक चेयर के बाद अब आई थिंक कुछ 1-1.5 महीने पहले अभी मैंने गेमिंग चेयर ली, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे, इसलिए ऐसा। और मैंने जो फील किया वो यही है कि ऐसा मतलब होता है क्या ना, मेरे साथ इशू ये है कि पढ़ाते पढ़ाते इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि एकदम मैं आगे की ओर लीड हो जाता हूँ ऐसा, क्योंकि वो हमेशा बोलता है फिजियोथेरेपिस्ट कि पीछे की तरफ रहा करो ना, क्योंकि फिर चेयर का फ़ायदा ही नहीं होगा। और जब आगे की तरफ आपको लीड नहीं हो जाओगे तो चेयर का वो पॉस्चर मेंटेन ही नहीं कर पाएगी आपका प्रॉपर तरीके से। मास्टर भी लाइक हमने गरीबी देखी। हाँ देखी है, लेकिन बताया नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है, तो हाँ, सर जी आपके चेले का आरपीएफ में हो गया, अच्छा। साक्षी जी थैंक यू थैंक यू। तो पीछे की ओर मैं लीन नहीं हो पाता हूँ, तुम लोग मुझे याद दिला दिया करो ना। मैं लीन इसलिए नहीं पाता हूँ क्योंकि ऐसा लगता है ना, फिर मुझे एक्टिवनेस नहीं आ पाती है। जैसे 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 मैं आपको वही बोलता हूँ कि पढ़ते वक्त ना एकदम ऐसे नहीं कि एकदम रिलैक्स्ड मोड में आराम से, रिलैक्स नहीं, एकदम से सेंस ऑफ अर्जेंसी रखोगे, जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी करना है, टाइम कम है, इस तरीके से। थोड़ा मेरे साथ पढ़ाते वक्त भी वैसा ही रहता है कि मैं ज़्यादा इस रिलैक्स मोड में नहीं रह पाता हूँ। आराम से बैठे हैं, आराम आराम से, बेटा ये हो गया वो हो गया। ठीक है, हमने आने गरीबी देखी है। चलो थैंक यू, नहीं अभी क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, ये बैच हैं आपके कॉम्बो। ठीक है, मेरे किसी सुनोगे तो रो दोगे क्यों? पता है काफ़ी टाइम तक मैंने पढ़ाया और घर वालों को पता नहीं था, घर वालों
घर वाले मेरे कुछ और समझते थे, घर वाले मतलब मम्मी और मैं ही रहते थे, तो कुछ और ही समझते थे। पापा तो उस समय मतलब बाहर ही रहते थे ड्यूटी में। और फिर जो है काफ़ी, जब एडसेंस का वो आता है एक्चुअल में OTP आता है, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जब आपके $100 हो जाते हैं, तब बताया था। तब उससे पहले मम्मी कुछ और ही सोचती थी कि ये फ़ोन लेके ऊपर जाता है, किसी से बतियाने के लिए जाता है। तो मम्मी पापा से कुछ शिकायत करती थी, पता नहीं कहाँ ऊपर चला जाता है ये वो। तो ऐसे शिकायत होती थी। फिर तो खैर पापा भी देखते थे। जब हाँ, जब पापा की मतलब ये डेथ हुई थी, तो उसके बाद पापा का जब फ़ोन देखा था, तो उसमें सबसे पहला सर्च बार में यूट्यूब पे परमार डिफेंस करके उस समय पढ़ाता था, परमार डिफेंस में, तो वही था सबसे ऊपर। चलो क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आ ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं बताइए। सर फोन से आईफोन से लैपटॉप की स्टोरी बताओ। अच्छा अक्षित, आपके पापा बहुत प्राउड होंगे आपके लिए। प्राउड तो होंगे, लेकिन वही है ना, कभी देख नहीं पाए वो चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। फोर ब्रेन, मीडियन ब्रेन, रेयर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक सा क्वेश्चन है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, हाइपोथैलेमस आता है, थैलेमस आता है। मिड ब्रेन सिर्फ कुछ आता नहीं है इसमें, मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन में तो सेरिबेलम आता है, देन पॉन्स आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। आइडेंटिफाई द फंक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय द हाइंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। Involuntary actions such as blood pressure, salivation, vomiting, etc. Controlling the regions receiving sensory impulses from receptors. Controlling the movement of the voluntary muscles and sensations of hunger or being full. भूख या पेट भरा होने की संवेदना जो होती है। तो एक्चुअल में दीज आर मेनली द इनवॉलंट्री एक्शंस जो इस तरीके के होते हैं, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ये सब। ठीक है, तो मेनली ये हाइंड ब्रेन का ही काम होता है। सेंसेशंस ऑफ हंगर या हाइपोथैलेमस का काम होता है, ये सेरिबेलम का काम होता है। ठीक है, ओके। ये जो होता है मिड ब्रेन का पार्ट, मिड ब्रेन का काम होता है ये मिड ब्रेन का। ठीक है, ये मेनली अगर हम देखें तो मेडुला का काम होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। रिफ्लेक्स आर्क्स किस तरीके से जाते हैं आपको पूरा यहाँ पर वो बताना है। बचपन की बातें इसलिए याद नहीं रहती हैं क्योंकि न्यूरल कनेक्शंस नहीं बनती उस टाइम पे। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। ठीक है, ब्रेन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, बताइए। तो सबसे पहले तो जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स क्या करेंगे, देखो मोटर न्यूरॉन तो नहीं आएगा, मोटर न्यूरॉन तो बाद में आता है। वो सेंसरी न्यूरॉन है ना, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन को लेके जाएगा, देन रिले न्यूरॉन को देगा। ठीक है ना, रिसेप्टर देन सेंसरी न्यूरॉन, देन रिले न्यूरॉन को देगा, रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड जो होगा, देन ब्रेन, देन मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर। ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड बाय। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतकों का अंतरण किनके द्वारा प्रचलित किया जाता है। देखिए होता क्या है कि मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ नहीं पढ़ाया है, लेकिन पहले टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ये डेंड्राइट होते हैं ऐसे, डेंड्राइट मतलब जो ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह होते हैं। ठीक है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। देन यहाँ पे सोमा होता है, सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी एक्चुअल में होता क्या ना कि साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पे न्यूरॉन कभी डिवाइड करता नहीं है। तो ये सेल बॉडी जिसको सोमा बोलते हैं, ये एक्सन जो इस तरीके की डंडी होती है,
ठीक है, इसको पास ऑन करता है और फिर यहाँ पे नर्व एंडिंग होती है जिसको नर्व टर्मिनल बोलते हैं। इसमें कवरिंग होती है माइलिन शीथ की, इसमें कवरिंग होती है माइलिन शीथ की जो फैटी वो एसिड का बना हुआ होता है, और ये क्या करता है उसको स्पीड अप करता है। जो हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है उसको इस एक्सन में कवरिंग होती है, बीच में नोड ऑफ रैनवियर होते हैं, ठीक है, और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ये। तो ये डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन लिया, सोमा को पास किया, एक्सन के थ्रू नर्व एंडिंग पे चला गया, फिर ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट यहाँ पे होगा, तो इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं साइनैप्स। ठीक, तो होता क्या एक्चुअल में यहाँ पे सोडियम जो होता है, सोडियम और पोटेशियम, ये इनेबल करता है सिग्नल ट्रांसफरिंग में, ये हेल्प करता है सिग्नल ट्रांसफरिंग में, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं। यही कारण है कि क्यों जब किसी का वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे गर्मियाँ आई हैं तो गर्मियों में डिहाइड्रेशन का लॉस होगा। देखा होगा स्कूल असेंबली में कोई ना कोई एक दो पट होते ही रहते थे आए दिन, है ना, सुबह के टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता था। डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि ये पूरा सोडियम और पोटेशियम का जो इंपॉर्टेंट ये मिनरल्स हैं लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेन सबसे पहले अफेक्ट हो जाता है। और ब्रेन अफेक्ट होने की वजह से फिर अगर आप ORS का घोल दोगे, पानी दोगे, तो ORS के घोल वगैरह देने से क्या होता है, सोडियम पोटेशियम फिर से रिस्टोर हो जाता है ना, ORS के घोल वगैरह से। या फिर नमक पानी दोगे, है ना, तो नमक पानी देने से क्या होता है, नमक वगैरह फिर से, क्योंकि पानी के थ्रू वो नमक चला जाता है, बाहर चला जाता है, तो सोडियम पोटेशियम चला गया, तो नमक दिया तो NaCl होता है वो, तो उसमें Na आ जाएगा और फिर से उसको होश आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। द सेल्स एसोसिएटेड विद रिसीविंग एंड कंडक्टिंग इम्पल्सेस आर, तो कौन सी सेल्स हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं जो रिसीव करती हैं, कंडक्ट करती हैं इम्पल्सेस का, न्यूरॉन, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। तो एडिपोसाइट्स तो यार वही एडिपोज टिश्यू यानी फैट वाली होती हैं, आंसर न्यूरॉन होगा ऑप्शन। चलो अगला देखो सर, इसमें देखो उस वजह इसका जो कारण है कि क्यों जब न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाता है, ब्रेन में कैंसर क्यों हो जाता है, उसके पीछे न्यूरॉन का कोई लेना देना नहीं होता, उसके पीछे ग्लिया जो सेल्स होती हैं, ग्लिया सेल्स जो होती हैं उनका लेना देना होता है, वो डिवाइड करती हैं, वो आपका ये ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन में कैंसर करती हैं, ना कि न्यूरॉन। आपका क्वेश्चन सही है कि भाई अगर, क्योंकि कैंसर होता क्या है, कैंसर होता है सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, लेकिन न्यूरॉन में तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो फिर ब्रेन में क्यों होता है कैंसर, तो वो ग्लिया सेल्स की वजह से होता है, ना कि न्यूरॉन की वजह से। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन एंड प्लेज अ रोल इन दी सेंसरी प्रोसेसिंग, सेरिब्रम, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगाटा या फिर सेरिबेलम। पूछ रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क को हाइंड ब्रेन यानी कि जो पश्च मस्तिष्क है उसको उससे लिंक कौन कर रहा है, तो सेरिब्रम। अब खुद सोचो यार, सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, लिंकिंग पार्ट थोड़ी ना हो सकता है वो, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन यानी जो पीछे का मस्तिष्क है और आगे का मस्तिष्क है, भाई मिड ब्रेन लिंक कर रहा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर होम्योस्टैटिक प्रोसेस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, तो सेरिब्रम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, मिड ब्रेन हो गया और पॉन्स हो गया। तो कौन सा पार्ट है आपका, तो ये है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी वुड बी दी करेक्ट आंसर। सेरिब्रम आपका मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मिड ब्रेन तो अभी हमने देख ही लिया है, बाकी पॉन्स लिंक के तौर पे ऐड करता है मेनली, तो ये जो मिड ब्रेन होता है, पॉन्स आप पता है, ठीक है, यहाँ मिड ब्रेन होता है, यहाँ पे पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है, ठीक है, देन यहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, तो मेनली लिंकेज का काम करता है। थैलेमस क्या होता है, आउटर बॉडी सेंसेशन से लिंक्ड है। मिड ब्रेन अभी हमने देखा है, ठीक है, मेनली इसका काम सेंसरी प्रोसेसिंग वगैरह में होता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सैलिवेशन एंड वॉमिटिंग आर रेगुलेटेड बाय विच स्पेसिफिक पार्ट, तो वॉमिटिंग हो गया, सैलिवेशन हो गया, कौन रेगुलेट करता है, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला या फिर हाइपोथैलेमस। तो हमने देखा था वॉमिटिंग और ये सब मेडुला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेगा, ठीक है। ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और यही कारण है कि क्यों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है क्या, इसमें आता है ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन आता है तीन पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन तीन पार्ट में आता है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं, इसमें तीन पार्ट है, सेरिबेलम है, इसमें आपका पॉन्स है और मेडुला ऑब्लोंगाटा है। स्पाइनल कॉर्ड में हमने देखा था, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ से नर्व्स जाती हैं, और जो नर्व्स होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ऑटोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब होता है जो वॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में है। ऑटोमेटिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक होता है फ्लाइट और फाइट,
फ्लाइट और फाइट। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, या आराम करो। तो ये हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं है, तो वही पार्ट है आपका। यानी कि एकदम से हमें वॉमिटिंग हो जाना, एकदम से गला सूख जाना हमारा, वो सब मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करने का काम करता है। और ये एक, ठीक है, ये हमारा। और एंट्रिक नर्वस सिस्टम वो अलग होता है। एंट्रिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो वेगस नर्व के थ्रू लिंक्ड होता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज़ सेपरेट एरियाज स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एक्सेट्रा। तो मेनली ये कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन होता है जो कि हियरिंग, स्मेल, सुनने और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। तो इट इज़ फोर ब्रेन वाला जो पार्ट होता है ये सब इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप देखोगे तो हमने लोब्स भी पढ़ी थी। लोब्स में हमने देखा था फ्रंटल लोब देखा था, पैराइटल लोब देखा था, टेम्पोरल लोब देखा था और ऑक्सीपिटल लोब देखा था। तो ये तो देखने के लिए काम आ रही थी, ये सुनने के लिए काम आ रही थी, यही तो था आगे वाला जो हियरिंग, स्मेल, साइट, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल था। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस। तो वॉलंटरी एक्शंस हमारे कंट्रोल में है, बॉडी पॉस्चर बैलेंस किस में आएगा, दारू पी लेते हैं तो क्या इफेक्ट हो जाता है, सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है, देन बॉडी पॉस्चर और बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन्स। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्यों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमें पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इस टॉपिक से आप देख रहे हो खूब अच्छे खासे क्वेश्चन बने हैं नए पैटर्न में, ठीक है। सीजल के टीयर 1 में भी बने हैं, ठीक है, और CHSL में भी, डेली पुलिस में भी, सब में क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखना है इसको। तो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे। तो स्पाइनल कॉर्ड होगा, हार्ट नहीं आता इसमें, ओनली 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाउ डू द मसल सेल्स हेल्प इन मूवमेंट। तो मांसपेशी कोशिकाएं गति में कैसे सहायता करती हैं, मसल सेल्स मूवमेंट में कैसे हेल्प करती हैं। द थिकनेस ऑफ द सेल लेयर हेल्प्स इन द मूवमेंट, लाइनिंग ऑफ द वेसल इनसाइड हेल्प इन द मूवमेंट, द ब्लड फ्लो ऑफ द सेल हेल्प्स इन द मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी सेल्स रिजल्ट इन द मूवमेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन यानी इन कोशिकाओं में संकुचन और जो शिथिलन है उससे गति होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल दैट इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। लॉन्ग है और ब्रांच्ड है। नर्व है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है। कॉलमनार ब्रांच्ड था क्या, नहीं था। कॉलमनार इनके बेस में न्यूक्लियस हमने देखा था। कॉलम के शेप में कौन होती है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो बाकी जो स्टमक वगैरह वहाँ पे देखने को मिलते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो ये नहीं होगा। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हमने देखा था उपकला तक। स्क्वैमस में सिंपल था, स्ट्रैटिफाइड था। सिंपल डेलिकेट लाइनिंग बना रहा था माउथ और इसोफेगस का, स्ट्रैटिफाइड पूरी स्किन की बना रहा था, ठीक है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं मेच्योरिटी में, ऑक्सीजन कैरी करते हैं 120 दिन, स्प्लीन में मरते जाके ख़त्म होते हैं, बोन मैरो बनते हैं, इराइथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं इनको। ये आपकी ल्यूकोसाइट्स हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं, ठीक है। जैसे लिम्फोसाइट होता है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो नर्व सेल जो होता है वो लंबी होती, सबसे लंबी सेल यही होती है और ब्रांच होती है। डेंड्राइट देख लो, डेंड्राइट कैसे ब्रांच, पेड़ की जो शाखा है उसकी तरह नहीं लगता डेंड्राइट जो आपका यहाँ पे नर्व एंडिंग भी ब्रांच्ड होता है, दोनों ब्रांच्ड होते हैं। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज़ इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ। हंगर कहाँ होगा यार, खुद सोचो। हंगर, थर्स्ट यानी भूख, प्यास, प्यार यानी लव वगैरह सब कहाँ पे था, ये हाइपोथैलेमस में था। अब हाइपोथैलेमस की जब हम बात करते हैं तो किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है वो। और ब्रेन मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ पर निर्भर करता है। तो फैट एंड प्रोटीन पे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ओनली फैट पे या फिर ओनली ग्लूकोज पे। तो पूछ किसके बारे में रहा है, हमारे ब्रेन के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा ब्रेन किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ध्यान रखना मेनली हमारा ग्लूकोज पे रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी पे हमारा वो डिपेंड करता है। तभी जब हम अगेन भूखे होते हैं इस तरीके से, है ना, ग्लूकोज लेवल्स डाउन होते हैं, तो सबसे पहले ब्रेन अफेक्ट होता है हमारा। Which disease is caused by the accumulation of lipids in brain cells due to the deficiency or inactivation of lipid digesting enzymes। तो लिपिड पचाने वाले एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं में लिपिड जमा होने से कौन सा रोग होता है। अल्जाइमर होता है, हंटिंगडन होता है, पार्किंसंस होती है या फिर टे सैक्स डिजीज़ होती है। तो एक्चुअल में इस डिजीज़ को बोलते हैं टे सैक्स, ठीक है। टे सैक्स डिजीज़ बोलते हैं इसको। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ना कि इसका कोई लेना देना है लिपिड से, ठीक है। पार्किंसंस में क्या होता है, तो पार्किंसंस में एक्चुअल में होता क्या है कि जो डोपामीन प्रोड्यूसिंग जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ करने की एकदम इच्छा वगैरह नहीं करती है। तो टे सैक्स डिजीज़ यहाँ पे सही आंसर होगा, टे सैक्स डिजीज़, ओके। चलो अगला है 17th, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स एड इन वॉट परसेप्शन। तो घ्राण रिसेप्टर डैश की अनुभूति की में सहायता करते हैं। ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं बता।
ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं? स्मेल होता है, साउंड होता है, टेस्ट होता है, टच होता है। ये एक्चुअल में आपका स्मेल होता है, ठीक है, जो गंध होती है। आइडेंटिफाई द सेल, तो ये कौन सी सेल है भाई? बोन सेल? नो, बोन में होती है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो मतलब बोन, साइट का मतलब सेल। मसल सेल्स हम 3 तरीके के पढ़ते हैं, एक तो सिलेंड्रिकल शेप होती है हमारी, ब्रांच्ड होती हैं, कार्डियक बोलते हैं। इलोंगेटेड होती हैं हमारी, जिनको स्केलेटल बोलते हैं। और ये होती हैं स्पिंडल शेप्ड इस तरीके से, ठीक है, स्पिंडल शेप होती है, स्मूथ मसल सेल्स। तो ये तो नहीं है, ये नर्व सेल्स हैं आपकी। किडनी सेल पढ़ेंगे, ये नेफ्रॉन बोलते हैं इनको, और नेफ्रॉन न्यूरॉन अलग है, नर्व सेल है। नेफ्रॉन किडनी की होती है, और किडनी जब पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम तो वहाँ देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट द स्पाइनल कॉर्ड्स लोकेशन इन द ह्यूमन ब्रेन? तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे है? तो ये तो 4 ब्रेन है, ये आपका, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रंटल लोब है, ये आपका पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 में, तो 4 में आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से वो होता है, ये पूरा ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिड ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉन्स, यहाँ पे आएगा मिडल ऑब्लोंगेटा, और यहाँ पे पूरी स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे भी, यहाँ पे इस तरीके से आपका लगा होगा, क्या यहाँ पे लगा होगा आपका इस तरीके से, जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। हाउ व्हाट मेक्स द ब्रेन सूटेबल फॉर थिंकिंग एक्टिविटीज़? तो थिंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए इट्स लोकेशन नियर द ईयर्स, इट्स कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ मनी न्यूरॉन्स, इट्स कनेक्शन विद द हार्ट, इट्स स्मूथ सरफेस। तो थिंकिंग एक्टिविटी के लिए यानी मस्तिष्क चिंतन गतिविधियों के लिए उपयुक्त क्यों है? तो क्योंकि इसका जो कई न्यूरॉन्स की जो जटिल संरचना है, यानी कि इट्स कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ मैनी न्यूरॉन्स, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ऐच्छिक मांसपेशियों की गति को सीधे नियंत्रित करता है? तो वॉलेंट्री मूवमेंट। मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री में जिसमें कि हमारी रेस्पिरेशन आती है, हार्ट बीट आती है, ठीक है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो मोटर एरिया, मोटर एरिया मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एसोसिएशन सेंसरी एरिया नहीं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस? ये सारे कौन कंट्रोल करेगा? तो अभी हमने देखा है ये बैलेंस कंट्रोल करेगा, बैलेंस और पोस्चर बनाएगा। थैलेमस क्या करेगा? आपका आउटर बॉडी सेंसेशंस रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है, ये मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आंसर होगा यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। चलिए, इसमें से गलत कौन है? 25 तक सवाल करेंगे, उसके बाद जो कल के चैप्टर के सवाल थे वो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर के कुछ आगे हम 10 सवाल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट कौन सा इसमें से? सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। नो, इट इज़ नॉट एक्चुअली, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज अ रिले बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। यस, रिफ्लेक्स एक्शन यही कंट्रोल करता है। जैसे मैंने बताया आपको, एकदम से अभी पीछे से कोई बुला ले तो रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि आपका ब्रेन पूरी तरीके से यहाँ पर एंगेज्ड है, ठीक है। तो ये भी सही है, रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होता है। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये कौन स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट वो करेगा ना, कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था। किस तरीके से हमारा सेंसरी न्यूरॉन जाता है? रिले न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, ठीक है, जिसको हम एफरेंट, इफरेंट, रिले, ये 3 चीज़ें बस ध्यान रखना है। Cerebrum is the largest part of the human brain and is responsible for thinking and voluntary actions. True. In reflex acts, which of the following represents the correct path of the impulse? तो आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है ये, प्रतिवर्ती चाप में निम्नलिखित में से कौन सा आवेग का सही मार्ग दर्शाता है? तो रिसेप्टर आएगा, देखा था हमने, ये आपके यूपीएससी में भी सवाल इसी तरीके का भी पूछा गया था जब हमने किया था सीडीएस या सीएपीएफ में। तो रिसेप्टर था पहले, तो रिसेप्टर क्या करेगा? उसको एक्चुअल में सेंस करेगा, देन मोटर बाहर लेके आएगा, मोटर लेके आएगा, ठीक है, रिसेप्टर, देन स्पाइनल कॉर्ड, देन ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा, देन मसल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अ पेशेंट इज अनएबल टू मूव विद लेफ्ट हैंड, आखिरी क्वेश्चन है, बट ब्रेन स्कैन्स शो नो डैमेज। अपना लेफ्ट हैंड मूव नहीं कर पा रहा है लेकिन ब्रेन में कोई डैमेज नहीं। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड? ऑटोमेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, पेरिफेरल या फिर सेंट्रल? खुद सोचो। अब ब्रेन के स्कैन में कुछ नहीं आ रहा है, ब्रेन का स्कैन सब नॉर्मल दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है। जब ब्रेन में दिक्कत नहीं तो मतलब ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत किस में होगी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वो अपना हाथ उठा नहीं पा रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना, पैरालिसिस हो जाता है बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं अगर वो डैमेज हो गई तो ना तो इन्फॉर्मेशन जाएगी ना आएगी, तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यानी कि नर्व्स में दिक्कत हुई, और नर्व्स आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, 3 वो खुद से कर लेंगे, आंसर शीट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, मतलब बढ़ते हैं इन दी सेंस कि कल के टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो कल का टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा अपना, ठीक है।
ये जिसको बैच में एनरोल करना है वो कर सकता है, ये आपका कॉम्बो बैच है। ओके चलो एक सेकेंड। तो वाई डज अ ह्यूमन हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स? ह्यूमन हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स क्यों होते हैं? हमने ये पढ़ा नहीं था कल, हमने ये पढ़ा था मैमल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 3 होते हैं रेप्टाइल्स में, 4 होते हैं क्रोकोडाइल में, लेकिन ठीक है। लेकिन क्यों होते हैं वो तो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, टू पम्प ब्लड टू डिफरेंट, और टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजन ब्लड मिल ना जाए इसलिए होता है वो। ठीक है चलो ये सब हो चुके थे क्वेश्चन। हाँ विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एव्स? एव्स पक्षी कौन है? इसमें तो बड़ा आसान है ये। विच स्पीशीज नोन एज ब्लैक लिप्ड पर्ल ऑयस्टर फाउंड इन इंडो पैसिफिक विद इन ट्रॉपिकल कोरल रीफ? उस चैप्टर से लेना देना तो है तो नहीं, लेकिन ठीक है 2024 पिछले सीजन क्वेश्चन है, आंसर होगा पिंकटाडा मार्गरिटिफेरा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं? देखिए तो हमारे रेप्टाइल्स भी जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, और जो कैमिलियन है, जो गिरगिट है, वो भी वही था। ठीक है 3 चैम्बर्ड हार्ट, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जो द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ एव्स? इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी विशेषता पक्षियों की नहीं है, एव्स की नहीं है? इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? दे हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, यस। दे गिव बर्थ टू लिव यंग वंस विद सम एक्सेप्शंस दैट ले एग्स, नो। दे गिव एग्स, भाई पक्षी अंडे देते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे जो अभी चिड़िया हैं, हमारे यहाँ पे झूमर लगा हुआ है नीचे, ठीक है, तो उसमें रोज़ आती हैं वो घोंसला वोसला बनाने में लगी हुई हैं, थोड़ी सी कपास वपास लेके आती हैं रोज़, तो वहाँ पर उनका घोंसला बन रहा है, तो अंडे देती हैं वो। ठीक है। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यस। दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, यस। यहाँ पे आपको मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी को, कॉलम ए और कॉलम बी। एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, प्लैटिहेल्मिन्थस। तो एनालिडा में क्या आएगा अपना? केचुआ आएगा। ठीक है। क्या एनालिडा कैरेक्टरिस्टिक होती है? सबसे बढ़िया सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है। लीच वगैरह भी इसी से बिलोंग करते हैं। ऑर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सबसे बड़ा फाइलम होता है ये। कौन आएगा इसमें? आंट इज अ इंसेक्ट, इंसेक्टा इज अ क्लास विद इन द फाइलम ऑफ ऑर्थ्रोपोडा। एकाइनोडर्मेटा की अगर बात करेंगे तो इसमें सी स्टार आ जाएगा, सी स्टार, सी अर्किन, सी ककम्बर, स्टारफिश, ये सब आते हैं इसमें। प्लैटिहेल्मिन्थस, टेप कैसा होता है? टेप फ्लैट होता है एकदम, टेप चपटा हुआ होता है एकदम, तो डी सी बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल कौन सा है? नेरिस से बटरफ्लाई है, हेरोडिनेरिया है, या फिर पीला है? तो नेरिस में देखा था, नेरिस में पैरापोडिया था, याद है? पैरापोडिया था नेरिस में, किस फाइलम से था? आंसर होगा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जॉइंटेड लेग्स होते हैं, बटरफ्लाई। ठीक है। बटरफ्लाई एव्स में नहीं आएगा, पक्षी में नहीं आएगा। ठीक है। बटरफ्लाई ऑर्थ्रोपोडा में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक नहीं भाई, चलो आगे बढ़ें। किसी का आंसर आया नहीं है। बाकी ये किस में होता है? पीला। पीला आपका ध्यान रखना, ये आपका जो गोलू मोलू से होते हैं वो कौन? मोलुस्का। ठीक है, वो लोग उसमें आते हैं, मोलुस्का में आएंगे। ये भी आपका उसमें आएगा, एनालिडा में, एनालिडा। ओके चलो क्लियर। और नेरिस भी किसमें था? एनालिडा में तो था, जिसमें कि हमें पैरापोडिया देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो नेरिस भी आपका एनालिडा में ही है। टर्टल्स, टर्टल किस में आएंगे? टर्टल, एम्फीबियंस, एव्स, कॉन्ड्रोकाइसिस या रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स में आएंगे ये। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड? मैमल्स और बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक होती है वेविपैरस होते हैं, नहीं, बर्ड्स ओविपैरस होती है, मैमल तो वेविपैरस होते हैं, बट ये ओविपैरस, ओ अंडा, अंडा ओ अंडा। ठीक है, ये ओविपैरस होते हैं। मैं आपको बताऊंगा ओविपैरस, वेविपैरस, ओविपैरस क्या होते हैं सब, जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है। तो दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं, दोनों का गर्म खून होता है, दोनों के 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं। हेक्सापोडा, क्रस्केटा, मिरियापोडा, ठीक है, और कैलिसरेता, ये सब ना सीजल में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे, अभी तो जैसे हमने बताया कि आज वाला जो चैप्टर पढ़ा था उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं अभी रिसेंट में, इस वाले चैप्टर से थोड़े से कम आए थे। ठीक है। तो ये एक्चुअल में सब फाइलम लिखे हुए हैं। हेक्सापोडा जो ये मस्कीटो होता है ना, मस्कीटो ऑर्थ्रोपोडा होता है, और उसमें से जो हेक्सापोडा होता है उसमें ये आता है। ठीक। देन मिरियापोडा की अगर बात करेंगे तो इसमें आएगा आपका जूलस, जो क्रस्टेशिया होता है, ये इसमें डैफ्निया आएगा, और बच गया कौन? लिमलस,
ये इसमें आएगा कैलिसरेटा में, तो BADC वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आखिरी क्वेश्चन करिए। विच ग्रुप ऑफ मैमल्स हैज़ अ सेगमेंटेड स्पाइनल कॉलम टुगेदर विद अ फ्यू प्रिमिटिव फॉर्म्स इन विच द बैकबोन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, किसमें? वर्टिब्रेटा क्लास में, सिर्फ एक ही में है, कॉर्डेट्स में है। ठीक है, चलो एक और बस क्वेश्चन कर लो, उसके बाद फिफ्टी। फिर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वर्टिब्रेट्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से अक के एक शेरुकी जीवों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? दे हैव अ रेडियल और बायलेटरल बॉडी सिमेट्री। ओके, इन्वर्टिब्रेट्स पूछ रहा है। यस, रेडियल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। दे हैव पेयर ऑफ सॉलिड नर्व कॉर्ड्स सिचुएटेड वेंट्रली एंड बियरिंग segmentally arranged ganglia. They have open circulatory system as there is no organization in the distribution. तो open भी होता है, closed भी होता है। closed हमने पढ़ा पता है, और इसमें एनालीडा में होता है, कुछ mollusk में होता है। They possess a backbone and internal skeleton. Wrong. देखो, they have an open circulatory system, गलत कब होता? they only have an open circulatory system. इनमें सिर्फ open खुला पारगमन तंत्र होता है। अगर only वर्ड लग जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि ज़्यादातर का तो ओपन ही होता है ना सर्कुलेटरी सिस्टम। वो तो ऑर्थ्रोपोडा बचा हुआ है बस। इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही तो इसमें कॉर्डेट मत बोल देना, कॉर्डेट मत बोल देना, क्योंकि कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट की बात कर रहा है। तो एनालीडा ही एक प्रॉपर ऐसा इनवर्टिब्रेट है, एनालीडा, जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है, बाकी सब ओपन ही रखते हैं। अगर ओनली वर्ड होता तो गलत होता। बैकबोन नहीं होता है, क्योंकि बैकबोन मतलब नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मतलब कॉर्डेट्स, और वो कॉर्डेट्स में ही होता है सिर्फ। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आगे हम कुछ और करेंगे। ठीक है, आंसर शीट तो दी हुई है, आगे हम और क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो थैंक यू। आज का लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। मास्टर वो विधानसभा वाली स्टोरी, हाँ नहीं तुम लोग हो नहीं उस लायक, तुम पहले मौज ले लो मेरी। ठीक है, फिर तुम लोग सुनो, तुम लोग हो नहीं ना उस लायक, तुमको तो अभी झूठ ही लग रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो गया ही नहीं हूँ। तो ठीक है, झूठ ही मानो तुम। 24 किस में? नर्वस सिस्टम वाले में। ओके, सॉरी 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 सॉरी। रिसेप्टर ब्रेन, नहीं, रिसेप्टर के पास स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, मोटर न्यूरॉन लेके आएगा मसल तक। मोटर न्यूरॉन, सॉरी मैंने ब्रेन यहाँ पे देखा नहीं, मोटर न्यूरॉन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रिसेप्टर और मसल देख लिया, रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, देन मसल। ठीक है, मोटर न्यूरॉन लेके आएगा, तो इसको करेक्ट कर लेना। यस ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। ओके, डी होगा। गाजर के हलवे के आगे बताओ। अरे नहीं यार, अब तुम लोग मौज लेते हो ना, नहीं बताएंगे। सर जी, आप केवल सिलेक्टेड बच्चों से मिलते हैं बेरोजगार से? क्या मेरे ससुर, किसने क्या लिखा है? हाँ मेरे सर, मेरे पापा की डेथ जब मैं से शू जी, आई अंडरस्टैंड। मेरे ससुर हैं सचिवालय में, आयुष मिनिस्ट्री में। नेक्स्ट टाइम जाना होगा तो बताइएगा सर जी। बिल्कुल खुशबू जी, ज़रूर। कोल्ड का मतलब होता है जैसे लिजार्ड वगैरह होती हैं,
ठंडा है खून उनका, ठंडी पड़ती तो भाग जाती हैं कि वैसे भी खून ठंडा है और ठंडी पड़ रही है, अब गर्मी होती है तुरंत निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि गर्मियाँ नहीं लगती उनको, एकदम धूप में चमक के रहती हैं। क्यों? क्योंकि अंदर तो ठंडा का माहौल है पूरा। क्वेश्चन आवर में नहीं गए थे एक्चुअल में, थोड़ी गलती हो गई थी, थोड़ा लेट पहुँचे थे वहाँ पे भी, तो क्वेश्चन आवर और ये सब ज़ीरो और सब ख़त्म हो चुका था, शाम को पहुँचे थे, लेट हो गए थे वहाँ पे भी। अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे। सौरभ जी क्वेश्चन आ रखा है आज के उस टॉपिक से, भले हो सकता हो ना, लेकिन डिफरेंट जो लोब्स होती हैं उससे क्वेश्चन आया है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आ चुका है। नेफ्रीडिया आपका एनेलिडा में होता है, ठीक है, मतलब मोलस्का में भी कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है, बट मेनली एनेलिडा में होता है, कहीं कहीं पे मोलस्का में भी देखने को मिल जाता है, बट मेनली एनेलिडा में, कहीं कहीं मोलस्का में भी होता है। निमेटोडा में सिलोम होता है नहीं होता? बताया तो था, सीडो सिलोम होता है, फॉल सिलोम होता है। चलो थैंक यू, थैंक यू।